देखिए, वेरी गुड आफ्टरनून। और मैं टॉपिक लेके आई हूँ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से रिलेटेड। ठीक है, सो कल है हम लोगों का एग्ज़ाम, हम लोग हैं LLB 6 सेमेस्टर में। और मैं ये टॉपिक इसलिए कवर करना चाह रही हूँ क्योंकि देखो, ये टॉपिक ना इस टाइप का होता है LLB का, जिस हिसाब से एक ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट होता है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में, जो कि हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता, बट कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस बहुत होती है। ठीक है, पूरे लॉ में। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये सब्जेक्ट भी कुछ इसी तरीके का ही है। ईजिली नहीं समझ आता, कुल मिला के सारी बात, पूरा सिलेबस एक ही लाइन को ही रिपीट कर रहा होता है अलग अलग तरीके से। पर अब सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम में आना है, तो हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी, हमें समझना ही पड़ेगा उसको। समझो ना समझो, किसी भी तरीके से आपको उसका रट्टा लगाना है, पर हमें ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। तो इसी चीज़ को, ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न शायद मैं आप लोगों की क्लियर कर सकती हूँ। कैसे करना है इसको? सॉरी। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्वेश्चन तो है ही, ये वाला टॉपिक है ना, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का। अब इसके क्या क्या रूल्स है? रूल्स में देखो, बेसिक सी दो ही चीज़ दी गई हैं उसमें। अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस भी मैं आपको अगर दिखा दूँ, वो भी कुछ इस तरीके से बोलता है। ये देखो, सिलेबस ऐसे था, रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, इसके बाद इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी रूल बोल दिया, और ये चीज़ अलग से बता दी, लिटरल, गोल्डन और मिसचीफ रूल। तो सिलेबस को देख के मेरे को भी ये चीज़ कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न थी, पर अब ऐसा नहीं है। पर अब ऐसा नहीं है। इसमें देखो क्या है, जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी वाली चीज़ इन्होंने बोली हुई है ना, तो प्राइमरी का ही पार्ट है इनमें से लिटरल, गोल्डन और मिसचीफ रूल, और कुछ सेकेंडरी का। ठीक है, वैसे हालांकि सेकेंडरी में सारे के सारे मैक्सिम्स ही आते हैं। ठीक है, तो जो ये सारी बातें बोली गई हैं ये प्राइमरी के हैं, प्राइमरी रूल्स के। तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैंने ये बहुत ही अच्छी ऑथोराइज्ड वेबसाइट से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, स्पेशली लॉ भूमि से मोस्टली मेरे नोट्स हैं। ठीक है, बाकी आई प्लीडर से हैं। तो समझने के बाद मैंने इस तरीके से ही लिखा है इसको। देखो, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में क्या है? स्टैट्यूट सबको पता है लॉ है। लॉ वो लॉ जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब हमारी जो भी चीज़ें हैं, जो भी पार्टीज़ वगैरह हैं, ठीक है, तरीका है, उन सब के साथ स्टैट्यूट्स बनाना, लॉ क्रिएट करना। अब लॉ क्रिएट करने की क्या क्या लैंग्वेज है, किस तरीके से लिखते हैं हम कोई भी लॉ लिखते हैं? पहले सेक्शन लिखते हैं ना, फिर उसका नंबर लिखते हैं, कौन सा सेक्शन है, फिर उसके बाद उसकी हेडिंग होती है और सब हेडिंग होती है ना। मार्जिनल नोट्स भी आपने सुना होगा सिलेबस के अंदर, और हेड नोट्स, ये सारी चीज़ उसी का ही पार्ट होता है। तो वही है एक स्टैट्यूट। अब उसको इंटरप्रिटेट करना है। अब मान लो इतने सारे सेक्शन होते हैं दुनिया भर के, हम लोगों को समझ नहीं आता ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि सारी की सारी लीगल टर्म्स है, किसके बारे में कह रहा है, कहाँ ख़त्म होती है वो लाइन, हमें कुछ नहीं समझ आता मोस्टली कई लॉज में। ठीक है, और इसी को ही क्लियर करने के लिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स बनाया है। इसको ये जजेस क्लियर करते हैं, ठीक है, थ्रू इंटरप्रिटेटर। कई बार वो खुद भी समझाते हैं कि ये लॉज में यूज़ करके हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं। कई बार कोई ना कोई थर्ड पार्टी भी अपॉइंट कर सकते हैं वो लोग। ठीक है, जो अच्छे फिलोसफर या फिर जो भी पुराने होते हैं, जिनके टाइम पे ये रूल बना हो, उनको बेटर ये चीज़ पता होती हैं, कई बार वो भी अपॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए दो रूल हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी देखो, बेसिक रूल भी बोलते हैं प्राइमरी को, बेसिक प्राइमरी, और अगर सब्सिडरी लिखा जाए तो उसका मतलब सेकेंडरी ही है, ध्यान रखना एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब प्राइमरी के अंदर लिटरल रूल, लिटरल रूल मैं इस हिसाब से समझा रही हूँ, लिटरल को बिल्कुल सिंपल समझना। लिटरल मतलब जैसे हम कहते हैं ना, लिटरली ये बात ऐसी है, मतलब सिंपली ये बात ऐसी है, तो वही प्लेन और सिंपल रूल है ये। मतलब जैसी बात कही गई है, जो समझ आ रहा है ना, जैसा लिखा हुआ है, बस वही चीज़ है। कुछ भी उसमें तोड़ मरोड़ मत करो किसी भी लॉ में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब किसी भी स्टैट्यूट्स में, आप उसको फालतू में समझने की कोशिश मत करो, मतलब ज़्यादा सोच के, दिमाग घुमा के, या किसी से हेल्प लेने की। वो चीज़ जैसे लिखी है उसको बिल्कुल वैसे ही समझने की कोशिश करो। अगर नहीं आ रहा तो कोई अगला रूल हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि गोल्डन रूल हो गया या मिसचीफ रूल हो गया। गोल्डन रूल मोस्टली एग्जाम्स में आया हुआ है, आया लिटरल भी हुआ है मोस्टली 10 मार्क्स में, बट गोल्डन और मिसचीफ और अगला हारमोनियस जो है, ये स्पेशली आए ही हुए हैं। ठीक है, अब हम गोल्डन रूल की बात करते हैं। गोल्डन रूल में क्या है? देखो, लिटरल का अगला ही रूल है। तो अगर लिटरल रूल से बिल्कुल प्लेन सिम्टम से, मतलब प्लेन तरीके से समझ नहीं आती कोई भी चीज़, तो उसको गोल्डन रूल से यूज़ करना है। तो वही है, मॉडिफिकेशन ऑफ लिटरल रूल इज़ गोल्डन रूल। और मिसचीफ, मिसचीफ को हम हाइडेंस रूल भी बोलते हैं। मिसचीफ को याद रखना, मिसचीफ को मोस्टली
बेनिफिशियल रूल भी बोल देते हैं, और पर्पजिव इंटरप्रिटेशन आप लोग देख रहे हो, पर्पजिव इंटरप्रिटेशन भी बोल देते हैं, जिसपे मैंने ये रेड डॉट किए हैं। ये तीनों को लगभग सेम नाम ही बोलते हैं, क्योंकि इन सब की डेफिनेशन में कहीं ना कहीं मिस्चीफ भी रिलेट करता है। बट अगर आपको अलग से ही बनाने हैं इनके पॉइंट्स तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, मिस्चीफ रूल। ठीक है, मिस्चीफ में हम लोग मिस्चीफ को ही किसी भी चीज़ में अगर हमें डाउट लगता है ना, मान लो कोई भी दो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई या फिर कोई भी दो इंटरप्रिटेशन है ये किसी भी चीज़ की, किसी भी एक पॉइंट का, एक स्टैट्यूट का, एक लॉ का, ठीक है, कोई भी एक लाइन लिखी है, ठीक है, उसका अगर दो दो मतलब निकल रहा है या दो से ज़्यादा मतलब निकल रहा है कुछ भी, तो जो मतलब ऐसे वाला है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो वैलिडिटी है वो भी ख़त्म नहीं हो रही और उसका महत्व भी बना हुआ है, ठीक है, और डिसीज़न भी अच्छा हो रहा है, तो वही है इसका मतलब कि मिस्चीफ ख़त्म करना। ठीक है, मिस्चीफ कोई भी दिक्कत वगैरह बीच में आती है उसको ख़त्म करना, कोई भी कन्फ्यूज़न रहती है। अगला है रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, और हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में हारमनी बनानी है। हारमनी से वर्ड से याद रखना, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन में हारमनी बना के रखनी है, मतलब मेल सम्मेल सा बना के रखना है इनमें। फ्रॉम टू कन्फ्लिक्ट्स, ब्रैकेट में मैंने इसलिए लिखा हुआ ताकि ये याद रहे, अगर कोई भी दो कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं और उनमें आपस में मेल मिलाप बना के रखना है तो उसके लिए यूज़ होगा हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। इसमें मोस्टली हम क्या समझते हैं, इससे ना आपको मैं पूरे टॉपिक में समझाऊंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने इसमें निशान लगाया हुआ ना उस हिसाब से आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, अगला है पर्पजिव इंटरप्रिटेशन। पर्पजिव में मेनली उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट है, उसके पर्पस पे ध्यान रहता है। ठीक है, मेन उसके पर्पस पे ध्यान रख के स्टैट्यूट पढ़ो, जो समझ आ रहा है वही है। आपको अगर पर्पस क्लियर हो रहा है तो वो होगी पर्पजिव इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होता है किसी बात का मतलब निकालना। ठीक है, कई बार हम लैंग्वेज को भी इंटरप्रिटेट करते हैं ना, मान लो हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में, वो भी इंटरप्रिटेशन ही हो गई। अगला है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में कोई भी स्ट्रिक्ट वगैरह लॉ से रिलेटेड कोई भी स्टैट्यूट होगा, कोई भी लॉ होगा, उससे रिलेटेड रूल है। ठीक है, स्ट्रिक्ट। अगला है लिबरल इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ हम लिबरल की बात करेंगे, ये भी सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। रीजनेबल में हम रीजनेबल वाली बात की बात करेंगे। बेनिफिशियल में जो भी बेनिफिशियल देगी किसी को, है ना, मोस्टली बेनिफिशियल में आते हैं जैसे कि वेजेस एक्ट हो गए, है ना, मैटरनिटी एक्ट हो गया, इस तरह जो कि बेनिफिशियल देती है। एक्सेप्शनल रूल हो गया, एक्सेप्शंस वाली चीज़। और अब देखो सेकेंडरी रूल में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मोस्टली सारे मैगजीम्स की सेकेंडरी रूल में। सेकेंडरी रूल में जो आपको सबसे पहली चीज़ याद रखना है वो है सेकेंड नंबर वाला, एडजस्टेम जेनरिस। हमेशा ये सिलेबस और सबके हिसाब से पहले नंबर पे, मैंने आगे पीछे लिखे हैं पता नहीं क्यों, जैसे मेरे को समझ आए मैंने उसी हिसाब से लिखे। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आप ध्यान रखना सेकेंड नंबर, एडजस्टेम जेनरिस। ठीक है, एडजस्टेम जेनरिस बिल्कुल सिंपल सा है और याद भी रहेगा हमें बोलने में, एडजस्टेम जेनरिस ऑफ द सेम काइंड। अब इसमें एक जैसे वाले उसके लिए अगर मान लो कोई भी रूल वगैरह लिखा है, जैसे मान लो किसी भी रूल में लिखा है कि जैसे ये चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी स्पेशल मोटर व्हीकल एक्ट में, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो अगर उसमें एग्जांपल के लिए मान लो आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि कार, बस, एट्सेट्रा। अब एट्सेट्रा लिखा है, अगर किसी ने इस बात को चैलेंज कर दिया, कोई भी हमारे पास केस आ गया, तो ऐसी चीज़ों में आप कैसे लड़ोगे, मतलब एज अ जज कि एट्सेट्रा भाई क्या चीज़। पर यहाँ पे अगर इंटरप्रिटेशन की बात आएगी, इससे रिलेटेड ऑलरेडी केस लॉ है, ऐसा हो चुका है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। तो एट्सेट्रा का मतलब हम लोग इसमें लेके चलेंगे बस, कार। अगला जो पॉइंट होगा वो एरोप्लेन नहीं लेके चलेंगे। ठीक है, हम लोग स्कूटर कुछ भी ले सकते हैं ऐसा, क्योंकि रोडवेज़ की बात हुई पड़ी है यहाँ पे, तो ये हमें समझ आ रहा है, ऐसा आइडिया लेके चलना है। ठीक है, एडजस्टेम जेनरिस मतलब ऑफ द सेम काइंड, ये एडजस्टेम जेनरिस इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये पहले नंबर पे आ जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, और जैसे कि हम लोग ओड या इवन नंबर के हिसाब से भी लगाते हैं, मान लो हमने लिख दिया 1, 3, 5, 7, आगे डैश डैश डैश, तो हमें पता है आगे 9, 11 और ये सारी चीज़ें आनी है। ठीक है, क्योंकि हमने 7 भी इंक्लूड किया है। अच्छा चलो, एडजस्टम जेनरिस का हमने मेन आइडियाज़ लगा दिया। अब देखो ये पहले वाले को पढ़ते हैं, नोसिटोर आ सोसिस। इसको पढ़ना ऐसे है, नोसिटोर ए सोसिस, ऐसे मत पढ़ना अलग से, तो ध्यान नहीं रहेगा, ऐसे याद रहेगा असोसिस। असोसिस से याद रहेगा एसोसिएट्स। एसोसिएट्स का मतलब है कि आपके साथ वाले, जैसे हमारे एसोसिएट्स होते हैं ना, हमारे चैनल्स होते हैं, या हमारे अगले हो गए जो भी स्टाफ में, इस हिसाब से अगर हम लगाएं कलीग्स, तो एसोसिएट्स है, नोन बाय एसोसिएट्स। मतलब हमारी खुद की बारे में अगर समझना हो तो कैसे पता चलेगा, बाय एसोसिएट्स। ठीक है,
तो उसमें मेजरली इन्हीं चीज़ों की बात की गई। किसी भी बारे में आपको अगर पता चलेगा तो आप उसको सारा पढ़ोगे, पूरा एज अ होल पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा उसके एसोसिएट्स क्या कहते हैं, मतलब वो पूरा पैराग्राफ क्या बोलता है। ठीक है, इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं वैसे ही मोस्टली बता रही हूँ आपको ब्रीफली। नोसिटोर NOSCITUR नोसिटोर असोसिस, ठीक है, नॉन बाय एसोसिएट्स। सोसिस है, ए अलग है, सोसिस SOCIIS अलग है। एडजस्टम जेनरिस पता लग गया, ऑफ द सेम काइंड। अगला इसमें है ये एक्सप्रेसियो यूनियस इस एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस। ठीक है, एक्सप्रेसियो यूनियस इस एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस। वैसे हमें मोस्टली एग्जाम में अगर मैगजिम्स आ गए तो ये खुद के लिखे हुए ही आएंगे और सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें इनमें शायद कुछ हम भूल जाएं, ना भी भूले तो अच्छी बात है। एक्सप्रेसिव यूनियस ईस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस, इसमें मोस्टली क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन मेंशन होता है और इम्प्लाइड हो जाता है एक्सक्लूजन। अंदर मैं इसको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ बताऊंगी तो बाकी सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न होगी, मेरे साथ ऐसे ही बता। अगले की अगर बात करें, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो ईस्ट ऑप्टिमा ईस्ट फोर्टिसिमा इन लेगे। ठीक है, लेगे को यहाँ पे हम लोग लॉ ही बोल रहे हैं, और पहले जो दो इसके वर्ड्स हैं ना, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही इसकी हिंदी में मतलब नॉर्मल इंग्लिश में लाइन है कंटेम्पोरेनियस एक्सपोजिशन। ठीक है, इसका मतलब भी मैं अंदर बताऊंगी, पर इसका आपको याद रहेगा हमेशा मतलब, क्योंकि इसके ब्रैकेट में भी यही लाइन आती है। अगला है इंपॉर्टेंट है ये रोडेंडो सिंगुला सिंगुलिस, ये किसी टाइम पे आया हुआ एग्जाम में, बट है इजी बहुत और इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं सिलेबस के हिसाब से। तो देखिए, मैंने एक छोटा सा नोट इसलिए बना लिया था ताकि हमें याद रहे। अच्छा देखो, मैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में अगर वैसे कुछ 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता, लाइक 4 नंबर का आता है, तो हम लोग ये पॉइंट बनाने के बाद एक पैराग्राफ सा, मतलब जैसे हमने ये बनाया डिफरेंस सा, इसके बाद हम लोग ऐसे बना सकते हैं इसके बारे में कि डिफरेंस क्या है इनके एप्लीकेशन की बात बता देंगे कि एप्लीकेशन कैसे होगा। ठीक है, और अगला स्कोप बता देंगे कि इसका भाई स्कोप के हिसाब से क्या सिस्टम है। अब एप्लीकेशन का किस तरीके से, प्राइमरी रूल आर द स्टार्टिंग रूल। देखो ऑब्वियसली प्राइमरी रूल की बात की गई है, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, डायरेक्ट हम लोग मैक्सिमम में नहीं पहुंच सकते, मैक्सिमम में पहुंचेंगे तो समझ ही नहीं आएगा कि भाई ये क्या ही बात कर रहे हैं। और सेकेंडरी की बात करें, रूल्स आर यूज टू रिफाइन एंड फिक्स एम्बिगिटीज। ठीक है, प्राइमरी वाला स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, सेकेंडरी वाला ऐसा है जिसको यूज़ किया जाता है टू रिफाइन, ताकि फ़िल्टर आउट हो जाए, रिफाइन हो जाए और एम्बिगिटीज़ को फिक्स हो जाए। एम्बिगिटीज़ है कुछ भी वर्ड्स में हमें कोई लोचा दिखे, ठीक है, मतलब कन्फ्यूज़न दिखे तो उसको ख़त्म करने के लिए। और स्कोप की बात करें एप्लीकेशन की बात स्कोप की, तो प्राइमरी रूल्स अप्लाई टू द एंटायर स्टैट्यूट, मीनिंग जो प्राइमरी रूल है ये अप्लाई करता है सारे स्टैट्यूट के मतलब को, उसका मतलब निकालने के लिए। ठीक है, प्राइमरी में, क्योंकि अगर हारमोनियस हम किसी भी चीज़ की बात करें जो हमने पढ़ा है ना लिटरल रूल, तो वो स्टैट्यूट्स के मीनिंग को बताता है। जबकि जो सेकेंडरी रूल्स है आर द स्पेसिफिक टू वर्ड्स एंड फ्रेसेस, और जबकि जो सेकेंडरी रूल है वो वर्ड्स के साथ स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे मैंने वर्ड सेक्टर वाली बात बोली, उसका यही मतलब है ना, तो वो स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ जाता है और पूरे पैराग्राफ्स के साथ, फ्रेसेस, जो भी आप इसको जिस तरीके से भी प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, अब हम आते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी सेकेंडरी रूल, लिटरल रूल, गोल्डन रूल और मिस्चीफ रूल, ये मैंने सिलेबस के हिसाब से ही लाइन लिखी हुई है सारी। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखो, मैं ये सारी चीज़ें आपको रीड आउट करके क्लियर करने वाली हूँ, जिस हिसाब से भी मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो मैंने ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट वाली लाइन लिखी है रेड पेन से कि रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, और लिटरल रूल और गोल्डन रूल और मिस्चीफ रूल। ठीक है, इस तरीके से ही। अब आगे हम लोग इसको रीड आउट करने वाले हैं किस तरीके से। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आर लीगल प्रिंसिपल, बिल्कुल ऐसी है। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक लीगल प्रिंसिपल है, क्योंकि इसको हम लीगली यूज़ करते हैं और यूज़ बाय द कोर्ट, ये कोर्ट यूज़ करता है ताकि वो पता लगा सके ट्रू इंटेंशन क्या है लेजिस्लेचर का, लेजिस्लेचर किसी भी लॉ का। ठीक है, उसका इंटेंशन क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है कोई भी लॉ। जबकि व्हेन लैंग्वेज इज़
जब लैंग्वेज एक वेग हो और एम्बिगियस हो, ठीक है, मतलब समझ ना आ रहा हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट करे या कन्फ्यूज़न क्रिएट करे, कुछ और वर्ड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो की रूल इंक्लूड, इसमें मेन मेजर रूल कौन से हैं? की रूल इंक्लूड लिटरल रूल, ठीक है, जिसको प्लेन मीनिंग बोलते हैं, हमने लिटरल यही पढ़ा था, बिल्कुल प्लेन मीनिंग कि जैसा है वैसे ही पढ़ो। अगर इससे बात नहीं बन रही तो गोल्डन रूल यूज़ करो, जिसमें एब्सर्डिटी अवॉइड होती है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट था, एब्सर्डिटी अवॉइड होती है। एब्सर्डिटी का भी एम्बिगियस ही मतलब है मेन वर्ड का, ठीक है। तो अलग अलग वर्ड से यूज़ करने के लिए एक हिसाब से लीगल लैंग्वेज ही सही है। अगला है मिसचीफ रूल, जिसमें गैप को हम फिक्स करें, ठीक है, अगर कुछ भी रहता है मिसचीफ अगर क्रिएट हो रही है। और है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, अगर दो इंटरप्रिटेशन की बात हो और वहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए उन दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों बातें अलग अलग मतलब बता रही हो तो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। अगली लाइन ये देखो, पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए अगर एग्ज़ाम के हिसाब से हम लोगों को ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। देखो, द कोर्ट प्ले अ वाइटल रोल इन interpreting statutes or assigning meaning to them in a manner makes practical and usable। तो कोर्ट इस हिसाब से ही स्टेट्यूट्स को इंटरप्रिटेट करती है और मीनिंग उनके मतलब असाइन करती है ताकि वो एक हिसाब से प्रैक्टिकल और यूजेबल हो जाए, ठीक है। किसी भी लॉ को, किसी भी स्टैट्यूट को वेस्ट नहीं जाने देना होता, ठीक है, क्योंकि जो भी रूल बने वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने होते हैं, तो उनको वेस्ट करना या अवॉइड करना इज़ नॉट अ रूल, इज़ नॉट अ लॉ। तो उस जो भी लॉ लिखा हुआ है उसको एक बार लिख दिया तो उसको मतलब समझने की ज़रूरत है कि वो किस हिसाब से बना है और उसको प्रैक्टिकल और यूजेबल बना हो, ठीक है। हाउएवर द कोर्ट कैनॉट एक्सरसाइज देयर इंटरप्रिटेटिव फंक्शन आर्बिट्री। देखो, कोर्ट खुद से इंटरप्रिटेशन फंक्शन नहीं कर सकता, मतलब खुद से किसी भी चीज़ का मतलब निकालने बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। एज दिस वुड रिजल्ट इन न्यूमरस इंटरप्रिटेशन, अगर वो ऐसा करेगा तो सबके अलग अलग मीनिंग निकालने बैठ जाएगा खुद ही वो अकेला बंदा, क्योंकि सारे इंसान सेम ही होते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि जज है तो कुछ अच्छा ही मतलब निकालेगा, तो गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, यही होगा, अलग अलग न्यूमेरियस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी, ठीक है। एंड हिंडर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इक्वल जस्टिस, अब देखो फिर इक्वल जस्टिस वाली चीज़ में रुकावट आएगी, हिंड्रेंस आएगी, ठीक है। टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, ताकि कंसिस्टेंसी रहे, इसके लिए कोर्ट ने डेवलप किए हैं सर्टेन प्रिंसिपल्स, ठीक है, सर्टेन प्रिंसिपल्स और रूल्स। इसको हम प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, इनको हम रूल्स भी बोलते हैं। प्रिंसिपल हम स्पेशली इन सारे रूल्स के नाम को बोलेंगे, लिटरल, गोल्डन, मिसचीफ और बाकी सारे जो होते हैं लैटिन लैंग्वेज वाले मैक्सिम्स, ठीक है, उन सबको। तो कंसिस्टेंसी को इंश्योर करने के लिए कोर्ट ने कुछ सर्टेन प्रिंसिपल और रूल्स बनाए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स टाइम के साथ साथ। तो सर्टेन प्रिंसिपल ओवर टाइम, हाँ, विच हैव बीन अप्लाइड बाय द कोर्ट ऑन वेरियस ओकेजन्स। तो किसी किसी सिचुएशन में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट उसको अप्लाई करता है, राइट। आगे चलते हैं, लिटरल रूल की बात आ रही है। लिटरल रूल अच्छा है और इम्पॉर्टेंट है, छोड़ना मत कोई भी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो लिटरल रूल की बात करते हैं, इसका केस लॉ भी है, मोतीपुर ज़मींदारी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। मोतीपुर ये बिहार की ही बात है, सारा कुछ इसके बारे में बताऊंगी, मोतीपुर ज़मींदारी का क्या सीन है। अच्छा, लिटरल रूल में जाते हैं। मैंने सिंपल सी चीज़ बताई थी, लिटरल को नॉर्मल ही समझो जैसे लिखा हुआ है लॉ को, ठीक है। अब लिटरल रूल के लिए भी एक मैगज़ीन है, अगर आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई ज़रूरत नहीं है इतनी भी। लिटरल रूल का भी एक मैगज़ीन है, एब्सोल्यूटा सेंटेंशिया एक्सपोजर नॉन इंडिजिट, मतलब जैसे भी सेंटेंस है ना एब्सोल्यूट सेंटेंस, उसी को ही आपको समझना है, ऐसा सा मतलब है। अब द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, लिटरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज़ टू असाइन वर्ड्स देयर नेचुरल, ओरिजिनल एंड प्रिसाइज मीनिंग। अब देखो, लिटरल रूल का इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, ताकि वर्ड्स असाइन करे, वर्ड्स जो भी वर्ड्स हैं उसको असाइन हो उसका नेचुरल और प्रिसाइज मीनिंग, ठीक है, सिंपल सा नेचुरल और प्रिसाइज मीनिंग। प्रोवाइडेड दैट द वर्ड्स आर क्लियर एंड टेकन टू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट, ताकि वो जो वर्ड और हमें क्लियर समझ आए, ताकि उसी को ही यूज़ किया जाए पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट समझने के लिए उस लॉ को। दिस रूल स्टेट्स दैट द प्रोविजंस शुड बी एग्जामाइंड इन दर लिटरल सेंस, कि जो भी प्रोविजंस वगैरह लिखे हैं वो अपने लिटरल सेंस में, अपने सिंपल सेंस में ही समझा जाए, एग्जामाइन किया जाए और उनको नेचुरल इफेक्ट ही दिया जाए, ठीक है, फालतू का ज्ञान ना लगाया जाए।
इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज टू द प्लेन रीडिंग रूल, ये इसको प्लेन रीडिंग रूल भी बोलते हैं, मतलब आपने सिंपली कोई चीज़ लिखी है, आपको वो समझ आ गई। मान लो आपको ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है, एब्सोल्यूट सेंटेंसिया एक्सपोजिशन नोन, वैसे तो ये मैक्सिम है, पर अगर हम सिर्फ एब्सोल्यूट सेंटेंसिया पढ़े हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है एब्सोल्यूट सेंटेंस की बात है, तो जैसे चल रहा है हम उसको वैसे ही प्लेन पढ़ें, ठीक है, तो इसको प्लेन रीडिंग रूल भी बोलते हैं। विच मीन्स आगे आते हैं, प्लेन रीडिंग रूल भी बोलते हैं हम इसको, जिसका मतलब है दैट द प्रोविजंस की जो प्रोविजंस है ना, शुड बी रीड एज दे आर विदाउट एनी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन, ताकि वो जो सारे वर्ड्स, प्लेन रीडिंग रूल इसको इसलिए कहते हैं ताकि जो वर्ड्स जो भी उसमें रीड आउट किए हैं ना, वो विदाउट एडिशन और सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी हमने ना ही जोड़ा है ना ही कुछ उसमें से उड़ाया है समझने के लिए, ठीक है, ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन। इसलिए ये लिटरल रूल आपको याद रखना है, बिल्कुल सिंपल पढ़ना है, कुछ भी उसमें जोड़ घटाना नहीं करना उसके पूरे सेंटेंस में या स्टेट्यूट में। और अगला पैराग्राफ मैंने क्या लिखा है, द एसेंस ऑफ लिटरल रूल कैन बी समराइज्ड, इतनी गंदी राइटिंग है मेरी, द एसेंस, ठीक है, ऑफ लिटरल रूल कैन बी समराइज एज फॉलोज। देखो लिटरल रूल को इस तरीके से भी बात कर सकते हैं इसके बारे में, द फोकस शुड बी ऑन व्हाट द लॉ सेज, फोकस एक ही बात को बोला हुआ अलग अलग तरीके से किया हुआ, आपने भी यही चीज़ करनी, देखो हमें समझ तो आ गया, तो आपने भी यही करना है इसमें। द एसेंस ऑफ लिटरल रूल कैन बी समराइज एज फॉलोज, द फोकस शुड बी ऑन व्हाट द लॉ सेज, लॉ क्या कह रहा है उस पर फोकस रहना चाहिए, रेदर देन व्हाट द लॉ मीन्स, लॉ का मतलब है उसकी बजाय, ठीक है, लॉ क्या कह रहा है ये बताओ, उसका मतलब ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा लिटरल रूल। हाउएवर इवन व्हेन गिविंग सच लिटरल इंटरप्रिटेशन, जब भी हम लिटरल इंटरप्रिटेशन देते हैं तब जो ओवरऑल पर्पस होता है ना ऑफ द स्टैट्यूट का, मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो ओवरऑल पर्पस क्या है उसका, उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो देखो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर हम कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम उसके पर्पस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वरना हमें क्या ज़रूरत है कि एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट को पढ़ो और उसका इंटरप्रिटेट करो, ठीक है। तो उसका क्या पर्पस है उसके हिसाब से हम लोगों को पढ़ना है, ताकि वो हमें तभी ईजी और सिंपल रहेगा। एज क्वोटेड बाय विस्काउंट हेल्डॉन, जैसे कि विस्काउंट हेल्डॉन ने कहा है, थोड़ा बोल्ड इसको हाईलाइट कर देती हूँ, बेचारे का नाम कुछ तो किया होगा इसने जो उसका नाम ऐसा है इंपॉर्टेंट, उसको हाईलाइट कर देती हूँ। एज क्वोटेड बाय विस्काउंट हेल्डॉन, ठीक है, इसने क्या कहा है, अगर इफ़ द लैंग्वेज यूज्ड हैज़ अ नेचुरल मीनिंग, अगर लैंग्वेज जो यूज़ किया गया उसका नेचुरल मीनिंग है, वी कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दैट मीनिंग, हम उसको उसके मतलब से अलग नहीं कर सकते, अनलेस, जब तक, व्हेन रीडिंग द स्टैट्यूट एज अ होल, जब तक हम उसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। द कॉन्टेक्स्ट डायरेक्ट्स अस टू डू सो, और व्हेन रीडिंग द स्टैट्यूट एज अ होल, द कॉन्टेक्स्ट, जो भी वो पूरा पैराग्राफ कह रहा है ना, हमें वो ये नहीं कहता कि भाई ऐसा करने के लिए कि डेविएट करो उसको। जैसे कि मान लो कहीं रूल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग कहीं, मैंने पैराग्राफ किया अभी, जैसे हम लोग कहीं रूल पढ़ते हैं, कहीं स्टैट्यूट पढ़ते हैं, कहीं लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि एक लॉ लिखा हुआ है उसके बारे में मेरे लिखा होता है कि एज डिस्क्राइब्ड इन दिस सेक्शन ऑफ दिस आईपीसी या कुछ भी, तो हमें उसके साथ साथ दूसरा सेक्शन भी पढ़ना होता है उससे लिंक करने के लिए, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं कहा गया तब तक हम उसको डेविएट करके नहीं देखेंगे, तब तक हम उसको वैसे पढ़ के नहीं देखेंगे, अदरवाइज़ उसको वैसे ही नेचुरल मीनिंग के हिसाब से चलने देंगे जैसा वो लिखा है सिंपली, ठीक है, जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं कहता, हमें डायरेक्ट नहीं करता ऐसा करने के लिए। चलो एग्जांपल है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, देखो तुम्हें TCS इसमें याद रहेगा, रिसेंट चल ही रहा है इतना बेकार माहौल TCS से रिलेटेड, है ना, याद है, आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल है रील्स में और न्यूज़ में जो भी TCS में हुआ अभी। अब देखो ये केस है, याद रहेगा, ये सबसे पहले वाले रूल का, लिटरल रूल का, सिंपल रूल का, तो इसको कैसे करना है। इस केस में जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की बात है और 2005 का, ये कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है। अ लिटिल कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी
डिनाइड सिंपली। देखो लिटरल कंस्ट्रक्शन जो है ना, कंस्ट्रक्शन और रूल में दोनों में डिफरेंस है, ये बात का भी ध्यान रखना। दोनों सेम लगते हैं पर है नहीं, दोनों का भी इंटरप्रिटेशन अलग है, ठीक है। रूल का मतलब है सिंपल रूल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन का मतलब है अगर हमको लग रहा है कि भाई उस वाले स्टैट्यूट में या किसी भी लॉ में हमें कुछ उसको बनाने की ज़रूरत है, उसको मतलब चेंज करने की ज़रूरत है कुछ भी, तो वो कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, स्मॉल लेवल पे। तो जो लिटिल कंस्ट्रक्शन है ना, ऐसे ही नहीं मना कर सकते, शुड नॉट बी डिनाइड सिंपली बिकॉज, इसको मैं बिकॉज लिखती हूँ डॉट डॉट ऊपर ऐसे, स्कूल टाइम में सीखा है ना, अगर ये उल्टा होता तो वो देयरफॉर हो जाता है। चलो ऐसे नहीं डिनाइड कर सकते, बिकॉज कंप्लाई विद इट मे रिजल्ट इन पेनल्टी, क्योंकि अगर इसके साथ ऐसे ही करेंगे तो पेनल्टी होएगी। द कोर्ट शुड नॉट बी ओवरली ईगर टू फाइंड एम्बिगिटीज और ऑब्सक्योरिटीज इन द प्लेन वर्ड। तो कोर्ट जो है, कोर्ट को ओवरली ईगर मतलब ज़्यादा खुश होके, मतलब ज़्यादा उसमें आके, है ना, फीलिंग में आके ये नहीं ढूंढना चाहिए कि भाई उसमें कोई एम्बिगिटीज़ है, कोई उसमें कमी वगैरह हो उसके शब्द में, या कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ ढूंढने बैठ जाए, या कुछ भी ऐसे वर्ड्स हो जिसका बहुत सारा मतलब निकल रहा हो इन प्लेन वर्ड्स में। तो अ लिटिल कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी डिराइव्ड है, ये भाई ये डिनाइड नहीं है, डिराइव्ड है, ये ऐसे ही नहीं निकाला जाता लिटिल कंस्ट्रक्शन रूल भी, ठीक है। अब देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में ये वाली बात बताई थी, ऑफ आंध्र प्रदेश वाली चीज़। अगला है टू अंडरस्टैंड द लिटिल रूल द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी कंसिडर्ड। अच्छा, ये जो मैं आपको समझाने वाली हूँ ना, ये मोस्टली हर एक रूल में है, यही सेम तरीका है बट एक पॉइंट के हिसाब से, और आप ये चीज़ सुन लेना ताकि आपको कोई भी रूल आ जाए ना एग्जाम में तो वहाँ ये सारी चीज़ें यूज़ है। हालांकि सारे इंटरप्रिटेशन का मतलब सेम ही है, एम्बिगिटीज़ ख़त्म करना, ठीक है, ऑब्सक्योरिटीज़ ख़त्म करना और अनएम्बिगियस बनाना वर्ड्स को, है ना, अनएम्बिगियस, एम्बिगियस से हटा के अनएम्बिगियस करना, और बिना लोचे वाला वर्ड बनाना लोचे वाले से, ठीक है। अब देखो टू अंडरस्टैंड द लिटरल रूल, ये वाली कंडीशंस मस्ट भी कंसीडर की जाती है अगर हम लिटरल रूल को बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अ स्टैट्यूट मस्ट हैव अ सेक्शन फॉर इंटरप्रेटिंग टर्म्स। देखो पहली चीज़ मैं इसको आउटलाइन कर देती हूँ, जो स्टैट्यूट है ना, जो स्टैट्यूट है उसका अपना हैव अ सेक्शन फॉर इंटरप्रेटिंग, कोई भी स्टैट्यूट है, कोई भी रूल है, उसका अपना सेक्शन होना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में वो बता रहा है। ओब्वियसली अगर हम किसी भी बात करें, मान लो किसी की भी सेक्शन की बात करें पर उसके आगे कुछ टर्म तो लिखी होती है ना भाई कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो ये वो लिखा होना चाहिए, हैव अ सेक्शन फॉर इंटरप्रेटिंग टर्म्स, ये लिखा होना चाहिए, जहाँ पे जहाँ स्पेशल मीनिंग जो है, जहाँ स्पेशल मीनिंग है ऑफ द टर्म्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है, जहाँ स्पेशल मीनिंग्स बताया होता है इन द डेफिनेशन, जैसे कि दैट इज़ द डेफिनेशन सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो वो पार्ट होना चाहिए उस स्टैट्यूट्स का, तभी हम लोग लिटरल रूल अप्लाई करेंगे मतलब तभी हम लोग इंटरप्रेट कर पाएंगे। अदरवाइज सिंपल सेक्शन लिखा हुआ हो, कुछ भी ना लिखा हो, तो हमें नहीं समझ आएगा। अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर स्टैट्यूट डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक डेफिनेशन, अगर इन केस किसी भी स्टैट्यूट में कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं होती तो टेक्निकल वर्ड्स शुड बी गिवन देयर ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग, तो टेक्निकल वर्ड कुछ ना कुछ तो होगा, शुड बी गिवन देयर ऑर्डिनरी टेक्निकल मीनिंग। मान लो उसका अलग से डेफिनेशन नहीं लिखा, ठीक है, पर कुछ और लिखा हो, कोई टेक्निकल वर्ड लिखा हो जिसकी वजह से हम उसको समझने की कोशिश करें। अगला, वर्ड शुड नॉट बी इंसर्टेड थ्रू इम्प्लीकेशन, वर्ड्स ऐसे ही नहीं ऐड कर सकते, थ्रू इम्प्लीकेशन नहीं होना चाहिए, मतलब खुद से ऐड किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगला है ओवर टाइम, वर्ड्स में अंडरगो शिफ्ट एंड मीनिंग। हाँ, ओवर टाइम देखो टाइम के साथ साथ क्या होता है वैसे कि जो वर्ड्स हैं ना उनके अपने मीनिंग चेंज हो जाते हैं कल को, ठीक है, ओके। अगला है इट शुड बी रिकॉग्नाइज दैट वर्ड डिराइव सिग्निफिकेंस फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और ये हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट से पूरा जो भी लिखा होता है, कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट से जो वर्ड्स हैं वो अपनी सिग्निफिकेंस मतलब अपनी इंपॉर्टेंस वगैरह डिराइव कर सकता है, मतलब अब जो भी पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है उसके वर्ड से हम लोग उसका मतलब पता कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाले पैराग्राफ में आते हैं कि ये क्या कहना चाहता है।
लास्ट में मैंने बिल्कुल छोटा छोटा लिखा, हालांकि मैं इसको पढ़ के समझाती हूँ कि क्या लिखा है। द रूल समवट स्ट्रिक्ट्स द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। जो रूल है, ठीक है, समवट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है ये वाला रूल कि इंटरप्रिटेशन प्रोसेस में, और मेक्स इट इनफ्लेक्सिबल। मतलब अगर आपको ना इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले रूल का अगर आपको डीमेरिट या फिर एक हिसाब से उसके एक्सेप्शंस बताने हो ना, एक्सेप्शंस, तो ये लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है इनफ्लेक्सिबल बनाने में, ठीक है। अभी देखो ये पहला रूल है, बाकी रूल भी तो इसलिए बने हैं ताकि एक फेल हो जाए तो उसके बाद दूसरे नंबर पे मतलब इससे ऊपर भी कुछ ना कुछ हो। तो ऑब्वियसली हर एक में कुछ ना कुछ कमी है, इसलिए उसके ऊपर के लेवल बनाए हुए हैं, ठीक है, डेजिग्नेशन डिसाइड किए। तो ये जो भी है ये भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है इनफ्लेक्सिबल हो, इनफ्लेक्सिबल रहता है, मतलब आप इतनी ईजिली नहीं चेंज कर सकते, ठीक है, इन द प्योरेस्ट फॉर्म। ऑब्वियसली पूरे प्योरेस्ट फॉर्म में तो कुछ भी सॉल्यूशन कभी भी नहीं होता, किसी का काम चलाना पड़ता है। और क्रिटिसिज्म क्या है इसका, प्लस एक ये भी क्रिटिसिज्म है, एजम्पशन दैट वर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग। हाँ, एक और चीज़, अगर हम ये एज्यूम करके चले कि भाई जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें जो हम उसको सिंपली इंटरप्रिटेट कर रहे हैं या समझ रहे हैं, प्लेन समझ रहे हैं, उसका एक फिक्स मीनिंग ही है या नहीं, ये हम लोग गलत सोच रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, विच इज़ एररनेस। और यहाँ ये सारी चीज़ें एरर क्रिएट करता है। अगला आते हैं हम लोग गोल्डन रूल पे। गोल्डन रूल के अलग अगर बात करें, देखो गोल्डन तभी एप्लीकेबल होगा सेकंड नंबर पे जब अपना जो पहले वाला था लिटरल रूल इज़ ख़राब हो जाए, या मतलब इस लायक ना रहे कि वो उससे हमें सॉल्व ना हो, ठीक है, कोई सिचुएशन। तो गोल्डन रूल आता है अगले स्टेप पे। गोल्डन रूल कहता है इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश रूल। और ये सारे रूल देखो बहुत ही पुराने हैं, तो ये ब्रिटिश रूल भी कहलाता है। ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। ऑब्वियसली अगर वो कुछ नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, अगर यहाँ भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसके अगले में आ रही है, अगले वाले रूल में, ठीक है। तो हर उसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरप्रिटेशन प्रोसेस बाय अलाउइंग डेविएशन फ्रॉम द लिटल मीनिंग। बाय मतलब देखो किस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे डेविएशन अलाउ है, ठीक है। हम लोग उससे परे भी पढ़ सकते हैं, मतलब एक सिंपल रूल पढ़ने की बजाय हम उस पर दिमाग भी लगा सकते हैं, उस वर्ड को सर्च आउट कर सकते हैं, कुछ भी, फ्रॉम द लिटल मीनिंग ऑफ वर्ड्स टू अवॉइड एब्सर्ड आउटकम्स, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द रूल परमिट्स अ जज टू डिपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग। देखो इस रूल में क्या होता है, ये जज को परमिशन देता है टू डिपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग, ताकि ऑर्डिनरी मीनिंग से निकले और किसी और मीनिंग पे जाए ऑफ अ वर्ड व्हेन इंटरप्रेटिंग इट वुड लीड टू एन अनरीजनेबल रिजल्ट, ठीक है। दिस रूल परमिट्स द जज टू डिपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड व्हेन इंटरप्रेटिंग इट वुड लीड टू एन अनरीजनेबल रिजल्ट। जब उसको इंटरप्रिटेट करने के बाद अनरीजनेबल रिजल्ट आए तो ये जज को ऐसा परमिट करता है ताकि वो उस वाले ऑर्डिनरी मीनिंग से बाहर निकले और अपना दिमाग लगाना शुरू करें, ठीक है। अगले पैराग्राफ में आते हैं। द गोल्डन रूल सर्व्स एज, ओके, अब देखो द गोल्डन रूल सर्व्स एज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द लिटरल रूल एंड मिस्टीफ रूल। अच्छा देखो सेकंड नंबर पे हम लोगों ने गोल्डन रूल करा है और इसके अगला मिस्चीफ रूल है, तो ये इन दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज लेवल भी सर्व करता है, ठीक है, याद रखना। इट जनरली गिव्स वर्ड्स देयर प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग। अब देखो इट जनरली गिव्स देयर वर्ड्स प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग, ये हमेशा जो वर्ड्स को प्लेन और ऑर्डिनरी मीनिंग देता है, बट अलाउ करता है फॉर डेविएशंस, क्योंकि हम लोग दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं गोल्डन, बट अलाउस फॉर डेविएशंस ताकि उससे हम बाहर भी जाएँ, मतलब समझे, वैन अडेयरिंग स्ट्रिक्टली टू द लिटरल मीनिंग। जब हमें स्ट्रिक्ट मतलब लिटरल मीनिंग तक भी रहना है पर हमारे पास गोल्डन रूल भी है, वुड लीड टू एन इरेशनल आउटकम कॉन्ट्ररी टू लेजिस्लेटिव इंटेंट, ठीक है। मतलब लिटरल रूल के साथ ऐसा था तो हम अब उससे डेविएट करके, जबकि लिटरल रूल हमें क्या करता था, इरेशनल आउटकम दे रहा था, तो उसके कॉन्ट्ररी में हम इसकी वजह से ये जो है लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटेंट वर्ड काफ़ी यूज़ हुआ है इस पूरे सिलेबस में। इंटेंशन क्या है स्टैट्यूट का, उसको समझने के लिए ये सारे बेचारे रूल यूज़ किए गए हैं। अगला है इन केस ऑफ होमोग्राफ्स वेयर अ वर्ड हैज़ मल्टीपल मीनिंग्स, ठीक है। अब अगर होमोग्राफ वाली सिचुएशन आ जाए, ठीक है, जहाँ पे वर्ड्स के बहुत सारे मतलब हैं, when where words have multiple meanings, the judge can apply the most
द जज कैन अप्लाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। जहाँ पे बहुत सारे मतलब है तो यहाँ पे जज क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग। सिमिलरली अगर एक वर्ड का सिर्फ एक ही मतलब है बट यूजिंग इट वुड रिजल्ट टू एन अनफेवरेबल डिसीजन, बट अगर इन केस किसी एक शब्द का सिर्फ एक ही मतलब है, ठीक है, मान लो टी का मतलब टी ही लिखा है, पर उसको यूज़ करके कुछ भी जो रिज़ल्ट आ जाए, कोई भी डिसीजन आ जाए वो अनफेवरेबल हो जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, द जज कैन असाइन अ कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर। तो उस केस में जज जो है असाइन कर सकता है कम्प्लीटली डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर, ठीक है, एक हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है, मतलब उसने सब कुछ ही पलट दिया भाई, टी का मतलब ही बिस्किट है। ओके चलो आगे चलते हैं, जोक वाली बात थी, कोई लीगल मेरे पास एग्जांपल सा नहीं था तो मैंने नहीं समझा पाई, पर आप समझ गए होगे आप भाई, इसको इस बात से लिखना, ठीक है। अगला है द गोल्डन रूल कैन बी अप्लाइड इन बोथ अ नैरो और वाइड सेंस। हाँ देखो अगला स्टेप है, पहला वाला नहीं है ये, ठीक है, सेकंड रूल है, तो ये थोड़ा वाइडर सेंस में होगा, तो इस हिसाब से ये एक हिसाब से हम लोग डिफरेंस पॉइंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें नंबर्स में बनाना है 1 2 3 है ना, और अगर पैराग्राफ में करना है तो ऐसे भी। द गोल्डन रूल कैन बी अप्लाइड इन बोथ नैरोअर और वाइडर सेंस। नैरोअर यूज ऑकर्स, नैरोअर देखो नैरो, इसका नैरो वे में तब यूज़ होता है जब रूल अप्लाई किया जाता है एम्बिगस वर्ड्स में, ओबियसली, ठीक है, सारे एम्बिगस वर्ड्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं वैसे तो, बट मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द रूल वाइडर यूज़। अब देखो मोस्टली इस रूल का जो यूज़ है वाइडर तब होता है जब रूल इज़ एम्प्लॉयड टू अवॉइड आउटकम्स, जब ये तब यूज़ हो ताकि हम लोग जो रिजल्ट आ गया ना उसको अवॉइड करना हो, टू अवॉइड आउटकम्स दैट आर कॉन्ट्रेरी टू द पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। गोल्डन रूल में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोई चीज़ आउटकम तो दे दी पर अभी भी वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप कोई मीनिंग निकालते हो, ठीक है, जैसे कि वो टी के बिस्किट वाला। तो ये पैराग्राफ है भाई, दोनों चीज़ें सेम थी बट तरीका अलग था। ओके अब इसके केस में आते हैं, 2 केसेस लिखे हैं इसके। पहला है ग्रे वर्सेस पियर्सन, दोनों ही अंग्रेजों के केस हैं, ग्रे वर्सेस पियर्सन बहुत पुराने केस हैं। अगला है एडलर वर्सेस जॉर्ज, ठीक है, इनमें से 2 नाम हमेशा आपको याद रहेंगे, पहले में पियर्सन दूसरे में जॉर्ज, ठीक है, बहुत यूज़ हुए पड़े हैं जगह जगह, तो दोनों में ही दोनों सेकंड पार्टी है, पियर्सन और जॉर्ज, ठीक है। और अगले को ग्रे याद रख लेना और एडलर, ठीक है, देखो इसको ऐसे याद रख लेना, जॉर्ज यहाँ पे है, इसको ये क्रॉस अगर मैचिंग करनी हो तो ग्रे ऊपर जाएगा, जी से ही ऊपर आएगा, ठीक है, और ए को याद रख लेना है एडलर। चलो अंदर पढ़ते हैं बाकी। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है, जो कोर्ट है स्टेटेड दैट, इस केस में क्या करा कोर्ट ने बोला, स्टेटेड दैट यूजुअली क्या होता है, लिटरल और नॉर्मल मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी यूज्ड। देखो इस दोनों के केस में क्या बोला, कोर्ट ने बोला कि जो लिटरल और नॉर्मल मीनिंग है ना शब्दों का वो यूज़ तो किया जाता है, बट अगर जो नॉर्मल मीनिंग है, जो नॉर्मल मीनिंग आ गया है वो अगर कोई अजीब सा रिजल्ट दे दे, ठीक है, जैसे कन्फ्यूज़न हो रही है, एब्सर्ड रिजल्ट दे दे, एब्सर्ड ABSURD रिजल्ट दे दे, देन द मीनिंग शुड बी अवॉइडेड, तो उसके मतलब को अवॉइड ही करना पड़ेगा। वही टी वाली चीज़, जब सामने बिस्कुट पड़ा है आप उसको टी बोल रहे हो तो बात ख़त्म हो जाएगी ना, अवॉइड ही करना पड़ेगा भाई तेरी बात को, तो पड़े हुए बिस्किट को टी बोलता जा रहा है। ओके ए डिफरेंट मीनिंग शुड बी गिवन टू द वर्ड, और फिर कुछ और ही मतलब उसको देना पड़ेगा, अ डिफरेंट मीनिंग शुड बी गिवन टू द वर्ड टू दैट द कन्वीनियंस कैन बी अवॉइडेड। अब मान लो हम लोग उस ज़माने की बात करें जहाँ टी और बिस्किट को कुछ बोलते नहीं है, पर ये पता है कि भाई ये खाने पीने की चीज़ है, पर हम बिस्किट को टी बोले जा रहे हैं, तो वो समझ नहीं आ रहा भाई, वो जच ही नहीं रहा, ठीक है, तो हमें टोटली कुछ और बोलना होगा जिसकी वजह से हमें ये लगेगा कि भाई ये कुछ क्रंची टाइप में, उस हिसाब का कोई नाम दे दे, राइट। तो ये दैट द इनकन्वीनियंस कैन बी अवॉइडेड, ताकि इनकन्वीनियंस अवॉइड हो जाए भाई, ठीक है। अब देखो एडलर वर्सेस जॉर्ज में आते हैं, इसमें है ऑब्स्ट्रक्टिंग मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स। अच्छा देखो ये बहुत ही अच्छा, इसमें तो हमने नॉर्मल सा ज्ञान ही दिया, मतलब मेन इन बंदों का एग्जाम्पल नहीं था, ठीक है, पर केस में याद रखना गोल्डन में ये है भाई GG और GA, ठीक है, GG
पियर्सन और एडलर को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जी लिख के, जैसे मर्जी याद कर लेना। पहले में पियर्सन है, दूसरे में एडलर है। तो गोल्डन रूल के अंदर 2 एग्जांपल्स, 2 केस लॉ हैं, और केस लॉ आएंगे ही इन मोस्टली इन मैगजिम्स या रूल्स के साथ, ठीक है, या प्रिंसिपल्स के साथ। दीज आर ऑल्सो द प्रिंसिपल्स। अब देखो इसमें हमने कुछ भी बोल दिया मेजर, पर इसके बारे में मैं बताती हूँ। एडलर वर्सेस जॉर्ज, इनके केस में क्या था कि ये जो भी बंदा था एडलर, ठीक है, मतलब जो भी पार्टी है ना इसमें जिसने, जो कि गिल्टी है, उसने क्या किया था, इसने कोई भी एक ड्यूटी चल रही थी किसी भी आर्म्ड मेंबर की, एग्जाम्पल के लिए लगा लो आर्मी वाला है, ठीक है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, मेजर जो उसका काम है करना, ठीक है, अपनी ड्यूटी पे है, और उसको ये बंदा क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इनमें से जो भी बंदा है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, फालतू में उसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो क्या था, उसको अपना काम नहीं करने दे रहा। तो फिर क्या हुआ कि इसमें उन्होंने इसके ऊपर डाल दिया भाई केस कि ऐसे था, तो किसी भी बंदे को अपनी ड्यूटी में, जो भी ऑफिसर है इस तरह, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना इज़ आईपीसी भी जाता है तुम्हारा, और वैसे भी एक हिसाब से गलत है, कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटी भी कहलाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। और तो क्या हुआ, तो अगले सामने वाले बंदे ने कहा कि जो भी रूल आपने इसमें लिखा है ना, उसके हिसाब से, मतलब जिसके हिसाब से आप लोगों ने मुझ पर केस डाला, उसके हिसाब से क्या है, अगर जो पर्सन है मैं उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ वो अपने विसिनिटी एरिया में हो, ठीक है, और उसको फिर मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो ये फिर तब कहलाएगा ऑब्स्ट्रक्टिंग या गिल्टी करवाएगा। पर मैं उसे विसिनिटी एरिया में नहीं था, उससे बाहर था, तो उसको लगा कि भाई ये केस कहीं ना कहीं अवॉइड हो जाएगा या डिसमिस हो जाएगा, बट कोर्ट ने कहा, प्रॉपर रूल पढ़ा, प्रॉपर रूल में ये लिखा था कि कोई भी ऐसे ड्यूटी वाले उस पर बंदे को ऑब्स्ट्रक्ट करे उसके विसिनिटी एरिया में, जो भी उसका काम करने वाला एरिया है, और या फिर नियर बाय विसिनिटी एरिया में, ठीक है, तो भी ऑब्स्ट्रक्टिंग ही कहलाएगी। तो यहाँ पे वो फिर गिल्टी फील हुआ, कन्विक्टेड हुआ। तो अगले रूल पे चलते हैं। इसके बाद हमने लिटरल रूल किया, गोल्डन रूल किया। लिटरल में हम लोगों ने केस लॉ किया था। आई होप आपको लिटरल रूल का भी केस याद हो। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की बात थी, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बाद हम लोगों ने ग्रे और पियर्सन का किया, और नीचे एडलर और जॉर्ज का किया, ठीक है। जो विसिनिटी वाला है वो नीचे वाले थे, एडलर और जॉर्ज। तो अगले रूल पे हम लोग आएंगे, मिसचीफ रूल। मिसचीफ रूल का क्या कहना है भाई, देखो अगला जो हम लोग थर्ड कर रहे हैं मिसचीफ रूल, याद है पहले वाला जो गोल्डन कह रहा था इन दोनों के बीच में गैप जो था उसको ख़त्म करता है मिसचीफ और लिटरल के उसमें। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मिसचीफ ही। मिसचीफ है, मिसचीफ को ख़त्म करना, कुछ भी अगर हमें मिसअंडरस्टैंडिंग लगती है उसको ख़त्म करना। मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को बेनिफिशियल रूल भी बोलते हैं। ये एक हिसाब से बेनिफिट के लिए भी होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने वो 3 डॉट्स बताए थे शुरू में, और पर्पसिव वाला भी। इनको अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं लगभग सेम ही मीनिंग आता है, इंटरनल ही ऐड हो जाता है। अब देखो, इट फोकस ऑन डिटरमाइनिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ मेकर्स। मिसचीफ रूल इम्पॉर्टेंट है गोल्डन के बाद, और ये फोकस करता है ताकि लॉ मेकर्स के जो इंटेंशन है ना, जिन्होंने लॉ बनाया, उनकी इंटेंशन को फोकस करता है ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। मतलब कोई भी स्टैट्यूट्स को इंटरप्रिटेट कर रहा है, मान लो उस वक्त है ना जज या जज के अलावा कोई भी, तो वो उस इंटेंशन को ध्यान में रखेंगे कि भाई इसको बनाने वाले ने, इस वाले स्टैट्यूट को बनाने वाले ने क्या सोच के बनाया हुआ, किस बारे में बात की होगी, ठीक है। इट ओरिजिनेट्स इन द यूके, यूनाइटेड किंगडम, 16वीं सेंचुरी में। बताओ किसकी बात कर रहे हैं। एंड वॉज टू इस्टेब्लिश इन हेडन्स केस, ठीक है, और ये इस्टेब्लिश हुआ था हेडन्स केस में, ठीक है। इस केस के बारे में बताऊंगी, पूरी स्टोरी बताऊंगी कि क्या था। तो यहाँ से ही मिसचीफ रूल को हेडन केस भी बोलते हैं। और इट वॉज हेल्ड दैट प्राइमरी एम, और ये बात हुई कि जो प्राइमरी एम है ऑफ इंटरप्रिटिंग
इंटरप्रिटेटिंग ही बोलने की आदत पड़ गई मेरी। ओके, इसका कहना है कि इट वॉज हेल्ड एट प्राइमरी एम जो था इसका मिस्चीफ रूल का कि इंटरप्रिटिंग अ स्टैट्यूट शुड बी टू आइडेंटिफाई द मिस्चीफ। इसका मेन ये है मतलब कि ये आइडेंटिफाई करे मिस्चीफ और कोई डिफेक्ट को, ठीक है, वही जैसे मैंने कहा था मिस्चीफ को अवॉइड करना। मिस्चीफ और डिफेक्ट को देखता है, आइडेंटिफाई करता है, दैट द स्टैट्यूट इंटेंडेड लिखा है ये NIA, ठीक है, ताकि जो स्टैट्यूट है कोई भी लॉ है उसको इंटेंड किया गया, उसकी मतलब को समझा जाए, इंटेंशन को समझा जाए, टू एड्रेस एंड प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी, ठीक है, ताकि उस सबको समझने के बाद एक इफेक्टिव रेमेडी हो जाए और केस सॉल्व हो जाए, उसका समझ आ जाए, मतलब इंटरप्रिटेशन हो जाए। द रूल सीक्स टू आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट प्रॉब्लम ऑफ द प्रीवियस लॉ फेल टू कवर। देखो, मिस्चीफ रूल के बारे में तुम याद रखना, कई इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इनमें भी कई लाइन्स है आगे, तो ये बिल्कुल अलग है मिस्चीफ रूल की, इससे हमें याद भी रखना है कि क्या मिस्चीफ रूल था और ये पॉइंट्स याद रहेंगे हमेशा, ठीक है। मैं बताती हूँ इसमें क्या है। तो द रूल सीक्स टू आंसर, इस रूल के बारे में ऐसा है कि ये आंसर ढूंढता है उन क्वेश्चन का ऑफ व्हाट प्रॉब्लम द प्रीवियस लॉ फेल्ड, कि जो पहले वाला लॉ था वो किस वजह से फेल हुआ होगा, ठीक है, टू कवर लीडिंग टू द इनेक्टमेंट ऑफ द स्टैट्यूट इन क्वेश्चन, ताकि जिसकी वजह से इस स्टैट्यूट का इनेक्टमेंट हुआ। मान लो जैसे कि हमने मैटरनिटी एक्ट बनाया, ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमने बनाया जो भी है, ठीक है, मैटरनिटी एक्ट आया, तो ये वो पता करता है मिस्चीफ रूल का कि भाई क्या इसमें डिफेक्ट रहा होगा, पहले क्या मिस्चीफ रहा होगा जिसकी वजह से ये रूल आया, ठीक है, या क्यों प्रीवियस लॉ फेल हो गया जिसकी वजह से लीडिंग टू द इनेक्टमेंट ऑफ स्टैट्यूट इन क्वेश्चन, ताकि वो जो स्टैट्यूट का जो इनेक्टमेंट है ये क्वेश्चन में आ चुका है हमारे, ठीक है। अब मैटरनिटी एक्ट में कुछ बात समझ नहीं आ रही, हम उसको इंटरप्रिटेशन करने बैठ गए हैं, मान लो, है ना, इंटरप्रिटेशन करने बैठ गए, पर इस मिस्चीफ में ये लोग उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट वगैरह देख रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ हमें समझ नहीं आई इन सारी चीज़ों की बात, कहाँ हम लोग जजमेंट या डिसीज़न नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो ये उसके बाद ये भी इसमें क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि भाई इससे पहले वाला लॉ क्यों ख़राब हो गया होगा या फेल हो गया होगा जिसकी वजह से इनको ये मैटरनिटी लॉ बनाना पड़ा या फिर उसको अमेंड करना पड़ा या कुछ चेंजेस करने पड़े। तो अब देखो, हेडेन्स केस बहुत पुराना था, ये तो खुद 16वीं सेंचुरी का था, बहुत हेडेन्स केस पहले का था, तो ये भी 16th सेंचुरी काउंट होता है वैसे ना। अब देखो, हेडेन्स केस 1584 की बात है ये। तो यहाँ पे क्या था, आउटलाइंड, इतनी गंदी राइटिंग है भाई, आउटलाइन, इसने आउटलाइन की है, हाईलाइट कर दिया आगे से मैंने। देखो, आउटलाइन 4 पॉइंट्स, ये जो हेडेन केस है इनने 4 पॉइंट हाईलाइट किए, ठीक है, वाइल इंटरप्रिटेटिंग स्टैट्यूट। पहला क्या था, व्हाट आर द कॉमन लॉ बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द स्टैट्यूट। इस स्टैट्यूट के मतलब इस लॉ के इनेक्टमेंट से पहले कौन सा लॉ था, कौन सा कॉमन लॉ था, ठीक है, क्या वुमेन एक्ट था। अगर मैटरनिटी की बात करें, कौन सा एक्ट था कि क्या वुमेन एक्ट था, तो हम लोग उस बात से समझेंगे कि भाई जो मैटरनिटी है वुमेन से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट वाज द मिस्चीफ और डिफेक्ट, क्या मिस्चीफ और क्या डिफेक्ट रह गया होगा ऑफ द कॉमन लॉ डिड नॉट एड्रेस, जो कि उसमें बात नहीं की गई उस पहले वाले लॉ में, ठीक है, क्या डिफेक्ट रह गया था या क्या मिस्चीफ रह गया था उस वाले कॉमन लॉ में जो कि जिसके बारे में बात नहीं की गई, मतलब मैटरनिटी की बात नहीं की गई थी पहले वुमेन लॉ में, वुमेन एंड चाइल्ड एक्ट में, ठीक है। अगला है, व्हाट रेमेडी डिड द पार्लियामेंट इंटेंडेड टू प्रोवाइड टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, तो पार्लियामेंट ने क्या रेमेडी दी, ठीक है, पार्लियामेंट की इंटेंशन क्या थी उस रेमेडी को देने की, टू प्रोवाइड द रेक्टिफाई द प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, मतलब ताकि फीमेल्स को जो है, जो भी मदर्स वगैरह हैं, उनको सहूलियत मिले, वो काम कर पाए बिना परेशानी के, तभी वो मैटरनिटी लीव्स वगैरह दी गई और उनको पैसे वगैरह की चिंता भी ना हो पाए, इस चक्कर में वो आराम से उसका भरण पोषण करे बच्चे का स्टार्टिंग में, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और व्हाट इज़ द ट्रू रीज़न बिहाइंड द रेमेडी, और ट्रू रीज़न क्या है बिहाइंड द रेमेडी। देखो, अगर हम मेजर रीज़न की बात करें, मैं एक हिसाब से एग्जांपल में बात कर रही हूँ आपकी मैटरनिटी में, तो मेजर रीज़न क्या हो सकता है इसमें, इसीलिए क्योंकि जो भी जिसका भी भरण पोषण करने की हम लोग बात कर रहे हैं ताकि वो तसल्ली से करें, वो फ्यूचर है, ठीक है, पूरे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का फ्यूचर है और उसी से ही आगे की जनरेशन और आगे की डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ डिपेंड है। तो इस तरीके से ही ऑल ओवर सबके लिए मैटरनिटी बेनिफिट्स वगैरह क्रिएट किए गए, ठीक है। तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये याद रखनी है, पूरे मिस्चीफ रूल में ये 4 प्रॉब्लम्स
के बारे में पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको डिटेल आउट करना है इसमें वो भी कर सकते हो, पर याद रखना, ठीक है। अगला है दिस रूल, द यूज ऑफ दिस लॉ अलाउ जजेस मोर फ्लेक्सिबिलिटी। अब ये देखो इसमें भी वही गोल्डन वाली बात की गई, वही सेम चीज़ है ना। देखो लिटरल था पहला, लिटरल के बाद गोल्डन आया, गोल्डन में ओब्वियसली और फ्लेक्सिबिलिटी मिली होगी लिटरल के हिसाब से। उसके अगला रूल है मिस्चीफ, तो उसमें गोल्डन से और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली, वही काम है इनका। द यूज़ ऑफ दिस रूल अलाउ जजेस मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिटरमाइनिंग द लॉ मेकर्स इंटेंट, ताकि ये इंटेंट डिटरमाइन कर सके, ठीक है, लॉ मेकर्स का, rather than being strictly bound by the literal और golden rule of interpretation। इसकी बजाय कि ये स्ट्रिक्टली बाउंड हो जाए कि लिटरल की तरह कि इसका प्लेन रूल, प्लेन मतलब क्या है, या फिर गोल्डन रूल क्या है। गोल्डन रूल में या फिर गोल्डन रूल में हमने ये भी तो किया था कि या फिर उसका कुछ और ही मतलब निकाल दे, ठीक है, बिस्किट और टी वाला काम याद रखना। ओके, मिस्चीफ में हेडेंस रूल है मोस्टली, और ये 4 क्वेश्चंस याद रहना चाहिए। हाउ एवर दिस रूल हैज़ बिन क्रिटिसाइज ऑन ग्राउंड दैट, देखो हर एक रूल क्रिटिसाइज़ किया जाता है क्योंकि हर एक चीज़ सारी जगह यूज़ नहीं हो सकती, किसी भी कुछ भी चीज़ ऑल ओवर ब्रह्मांड, ठीक है। ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया दैट इट इंट्रोड्यूसेस, ताकि क्योंकि इसने इंट्रोड्यूस किया अनसर्टेनिटी, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी हुई, ठीक है, इनटू द लॉ एंड ग्रांट एक्सरसाइज पावर टू अनइलेक्टेड जजेस। इसकी वजह से क्या हुआ, जो जजेस हैं उनके पास, जजेस तो देखो अनइलेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनके पास एक्सेसिव पावर आ गई कि वो अनसर्टेनिटी क्रिएट कर देते हैं लॉ में, विच इज़ सीन एज अनडेमोक्रेटिक। और ये अनडेमोक्रेटिक कहलाया जाता है। अनडेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि वो अनइलेक्टेड होते हैं, जजेस तो इलेक्टेड होते ही नहीं कभी, है ना, एजुकेशन के बेस पे जाते हैं। मोर ओवर इट इज़ कंसिडर्ड आउटडेटेड एज द कॉमन लॉ इज़ नो लॉन्गर एज प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, वैसे भी आउटडेटेड कहलाता है। तो मेजर चीज़ें थी यहाँ पे, प्रॉब्लम ये थी अनसर्टेनिटी, अनडेमोक्रेटिक, ये सारी चीज़ें इसलिए यूज़ करता है क्योंकि ये लोग पिछली बात जानने में वो करते हैं, अपना विश्वास रखते हैं कि क्यों बना, कैसे बना, पहले क्या दिक्कत थी, है ना, पार्लियामेंट का क्या इंटेंशन रहा होगा, ठीक है, व्हाट वाज द कॉमन लॉ, फिर उसका मिस्चीफ और डिफेक्ट फाइंड करना, और फिर पार्लियामेंट की क्या इंटेंशन रही होगी टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, या फिर ट्रू रीज़न क्या है बिहाइंड द रेमेडी, ठीक है। तो सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे ये लोग, मेरे को लग रहा है कहानी पे जा रहे हैं, तो शायद इसलिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। अब हम देखो कुछ हेडेंस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये इतने से पेज में बनाया, जैसे मैंने लिखा बिल्कुल वैसे ही समझाऊंगी, क्योंकि ये मेरे को कहीं और से ही ढूंढना पड़ा, किसी और वेबसाइट से ही, तो मैंने इसलिए लिख लिया ताकि हमेशा याद रहे हमें हेडेंस रूल, हमेशा, मतलब हमारा जब मन करे तब याद मिले हमें, ठीक है। इसको मत पढ़ना, सिर्फ इतनी सी चीज़ है ये, ठीक है। इतनी सी चीज़ के बाद ऐसे कर लेती हूँ। देखो हेडेंस रूल की बात करनी है हमें। हेडेंस रूल में क्या है, फैक्ट की बात की गई है। फैक्ट की बात आपको पता है, केस की बात है, तो हम लोग फैक्ट की बात कर रहे हैं। मेजर चीज़ें क्या थी, देखो एक कॉलेज था, ठीक है, ओट्री कॉलेज, OTTERY, ओट्री कॉलेज था। ये एक रिलीजियस कॉलेज था, जो कि एक रिलीजियस कॉलेज था, ठीक है। बहुत पहले टाइम पे ऐसे कॉलेजेस भी होते थे। ओट्री कॉलेज और रिलीजियस कॉलेज अब नहीं है, और ये इस केस में भी बताया हुआ, ये बंद हो गया था। तो क्या हुआ, इसने टेनेंसी दे दी, मतलब किसी को किराए पे दिया, वहाँ पे कुछ भी, जो भी इनका PG होगा या हॉस्टल या कुछ भी, इन अ मैनर, ये कोई जगह है या फिर उनके किसी उस वाले एरिया को बोलते होंगे जहाँ पे ये लोग टेनेंसी देते हैं, ठीक है, किराए पे देते हैं, टू अ मैन जिसका नाम था वेयर, और उसका बेटा, ठीक है। वेयर की बात है, देखो हेडेंस केस में वेयर की बात है, हेडन तो बाद में आएगा कहानी में। वेयर, हार्डवेयर, हिंडवेयर, याद रखना भाई, भूल भी जाना मुझे क्या। एंड हिज सन, तो द टेनेंसी वॉज गिवन इन अकॉर्डेंस विद द कॉपी होल्ड। तो देखो इनको जो टेनेंसी दी गई ना, वो कॉपी होल्ड के हिसाब से दी गई, मतलब जो भी इनका रूल वगैरह सारा कुछ होगा, एग्रीमेंट वगैरह, ठीक है, उसके हिसाब से। दैट कॉपी होल्ड गिवन टू द वेयर्स वॉज स्पॉट बाय पार्सल। अब वो जो कॉपी होल्ड जो वेयर को दी जानी थी या दी गई, वो पार्सल के थ्रू वॉज पार्ट ऑफ अ पार्सल, वो पार्सल का पार्ट थी, ठीक है, वैसे नहीं आया हैंड टू हैंड। दैट द पार्सल वॉज एन लीज टू अ मैन, ओके,
तब जो पार्सल है वॉज देन लीज टू अ मैन नेम हाइडन, तब वो जो पार्सल है वो हेडन को दे दिया गया। दैट लेस देन अ ईयर लेटर द कॉलेज वॉज डिजॉल्व। देखो अब कुछ बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, द कॉलेज वॉज डिसॉल्व अलॉन्ग विद ऑल अदर रिलीजियस कॉलेज, सारे कॉलेजेस वगैरह बंद कराने का रूल आ गया था, गवर्नमेंट ने दे दिया था, क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ दैट पार्लियामेंट इनेक्टेड, क्योंकि पार्लियामेंट ने कोई नया लॉ बना दिया था, बिकॉज, तो वो बंद करना पड़ा, करा दिया गया। दैट द लॉ पार्लियामेंट इनेक्टेड हैज़ अ प्रोविज़न, पर जो लॉ पार्लियामेंट था उन्होंने साथ साथ ही प्रोविज़न बनाया था। ऑब्वियसली कुछ चीज़ को ऐसे भी नहीं ख़त्म कर सकते, कुछ तो उससे रिलेटेड बनाया होगा, प्रोविज़न बनाया उन्होंने, विच केप्ट इन फोर्स, जो कि अभी भी केप्ट इन फोर्स था, जो भी अभी भी चालू में था। दैट लीज दैट वॉज गारंटेड मोर देन अ ईयर बिफोर, कि कोई भी लीज दी गई हो मोर देन अ ईयर बिफोर, 1 साल या उससे पहले की, द इनेक्टमेंट ऑफ द एक्ट, ठीक है, जो भी 1 साल या उससे पहले की लीज वगैरह दी गई है वो सब कुछ फोर्स में रहे। अब देखो डिसीजन क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोविजन लीज गारंटीड टू द वेयर्स वैलिड, जो इस प्रोविज़न के हिसाब से डिसीजन था, ये इस डिसीजन के हिसाब से क्या था, जो प्रोविज़न था रिजल्ट का कि 1 साल से पहले वाले या 1 साल से पहले वाले जितने भी लीज थे वो कंटिन्यू चले, तो इसको लीज गारंटेड टू वेयर्स। अब देखो वेयर्स जो था वो तो ऑथराइज्ड बंदा था, ठीक है, वैलिड था, बट टू हेडन के लिए इनवैलिड था। पर क्या हुआ, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ रूल तो यूज़ करना ही है हमें पढ़ाने बताने के लिए, ठीक है, तो क्या हुआ, by using mischief rule the statute, अच्छा अब इन्होंने mischief rule यूज़ किया, that the statute should be constructed by seeking the true intent of the makers of the law। अब इन्होंने क्या कहा कि जो भी रूल इन्होंने बनाया, जो भी प्रोविज़न बनाया, शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय सीकिंग, मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, बाय सीकिंग द ट्रू इंटेंट ऑफ द मेकर्स ऑफ द एक्ट। यहाँ लॉ के मेकर्स की बात हो रही थी ना, पूरे हेडन्स रूल की, क्यों बनाया, कब बनाया, पिछले में क्या दिक्कत रहेगी होगी, है ना, क्या इंटेंशन थी और क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है, तो वही इंटेंशन की बात की गई, ये देखा उन्होंने देखा कि भाई लॉ मेकर्स का क्या इंटेंट था, तो उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन दे दिया, ये वाला डिसीजन दिया, ठीक है। तो अब हम इससे बाहर आते हैं। देखो इस हेडन्स रूल्स के बारे में भी अगर हमें आगे से और पेजेस फिलअप करने हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने बनाए हुए हैं, अच्छे हैं। देखो सबसे पहला एडवांटेजेस, फोकस ऑन पार्लियामेंट इंटेंशन बिहाइंड मेकिंग द लॉ। एडवांटेजेस तो देखो ये है कि पार्लियामेंट के इंटेंशन को फोकस करता है कि क्या रहा होगा लॉ बनाने के पीछे उनका मकसद। इट अलाउ जजेस टू अप्लाई देयर माइंड, और ठीक है फिर उस हिसाब से जजेस अपना माइंड अप्लाई करते हैं इंटेंशन समझ के उनकी, हालांकि ऐसा है नहीं, पर हम इसको डिसएडवांटेज में भी दिखाएंगे, पर क्रॉस पॉइंट्स होते हैं हमेशा, ठीक है, हर एक चीज़ के। इट अलाउ जजेस टू कंसीडर द सोशल और टेक्निकल चेंजेस, टेक्निकल और सोशल चेंजेस भी कंसीडर करते हैं इसमें जज। इट अवॉइड अनजस्ट रिजल्ट, ठीक है, कोई भी अनजस्ट कोई फालतू का रिजल्ट हो उसको अवॉइड करते हैं, जैसे हेडन आ गया था बीच में। अब है डिसएडवांटेज, डिफ़िकल्ट टू डेसिफर, अब इसको समझना बहुत मुश्किल है, डेसिफर का मीनिंग सर्च आउट कर लेना करना हो तो, वरना मैंने तो नहीं किया। डेसिफर द पार्लियामेंट इंटेंशन, मतलब पार्लियामेंट की इंटेंशन को डिफ़िकल्ट है समझना, डेसिफर करना, ठीक है। कंसीडर्ड एज अ आउटडेटेड रूल, आउटडेटेड रूल तो हमने पढ़ ही लिया था पीछे पैराग्राफ में, और ये लॉ को अनसर्टन बना देता भाई, ठीक है। अब मान लो सच में वो पैसा भी दे रहा होता जो हेडन्स है, फिर क्या करते ये लोग, तब भी इंटेंशन ही समझते। चलो आगे चलते हैं। इट इज़ सेड टू बी अनडेमोक्रेटिक एज इट गिव्स टू मच पावर टू द जुडिशरी। हाँ अब देखो इंटेंशन के चक्कर में वो ये समझे कि भाई उसका क्या मतलब है, वो उसका गलत मतलब भी तो निकाल सकते हैं, और कहीं बार ये बायस्ड भी तो हो सकता है, ठीक है, किसी का मतलब समझाने। मान लो मैंने कोई रूल बनाया और मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा हो गया, ठीक है, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी हूँ और मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा हो गया, और फिर कोर्ट ने कहा कि भाई मेरा इंटेंशन समझेंगे कि मैंने किस वजह से रूल बनाया, तो वो तो फेल हो गया ना बेचारा, अगर जो भी मेरे अगेंस्ट आया था वो सही हो और मैं गलत हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पे जुडिशरी के पास फालतू की फिर पावर आ जाती है, टू मच पावर टू जुडिशरी, और ये अनडेमोक्रेटिक हो जाता है क्योंकि हम अनइलेक्टेड हैं, मतलब जुडिशरी अनइलेक्टेड होती है, ठीक है, जजेस, और ये बेनिफिशियल रूल भी कहा जाता है, तो ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो इसके बाद हम अगले उसमें चलेंगे,
जो बाकी मैंने पॉइंट्स लिखे थे वो छोटे हैं, जो मैंने बताया था। स्ट्रिक्ट भी समझाऊंगी बाद में, लिबरल भी, रीजनेबल भी, ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे इसके बाद धीरे धीरे और अच्छे से। देखो, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन, अगर हम अब स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन की बात करें, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर इंटरप्रेटिंग। स्ट्रिक्ट की बात है ना, तो यहाँ पे मेजरली क्रिमिनल लेजिस्लेचर समझना होता है। मतलब क्रिमिनल लेजिस्लेशन को इंटरप्रेट करने की बात है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द इंटरप्रिटेशन विच इज़ फेवरेबल टू द डिफेंडेंट वुड बी एप्लीकेबल। तो देखो इसमें क्या होता है, जो भी डिफेंडेंट के हक में होगा, डिफेंड कर रहा होगा, वो एप्लीकेबल होगा। अब इसमें डिफेंडेंट की बात इसलिए की गई है क्योंकि कोई भी देखो क्रिमिनल केस आता है तो हम किसी को भी सज़ा देने से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो पनिशमेंट वगैरह इन सब से, मतलब कुछ भी फाइन फूइन लगा के वो बच जाए, और बहुत कम कोशिश करते हैं कि उसको बहुत बड़ी सज़ा हो, ठीक है। क्योंकि हमें ये सारा कुछ ठीक करना है, ना कि उनमें और ग्रजेस वगैरह लेके आने हैं ताकि वो आगे से और ऐसा काम करे और भड़के, ठीक है। तो अगर हमें लगता है कि भाई फेवरेबल है डिफेंडेंट के, उसमें अगर वो सही है तो उसके हक में लेते हैं। ये है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। अगला हम लिबरल रूल के बारे में बात करते हैं। लिबरल, ठीक है, लिबर्टी, लिबरल वाली चीज़। द रूल ऑफ लिबरल ये बताता है स्टेट मतलब बताता है दैट जो लॉ है मस्ट बी इंटरप्रेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि जो भी लॉ की मतलब जो हम समझ रहे हैं वो डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ, ठीक है। देखो बीच में गैप ज़रूर रह गया था, पर हम लोग कर रहे थे लिबरल, और लिबरल जो इंटरप्रिटेशन है ये है इसके डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ने के लिए, ताकि कॉन्टेक्स्ट समझा जाए किसी भी डॉक्यूमेंट्स का, और लिखने वाले का क्या इंटेंट है, ऑथर, उस हिसाब से इसको समझा जाता है। मतलब कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट पढ़ो डॉक्यूमेंट का, देन समझो, ठीक है। अगला हम रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो रीजनेबल होनी चाहिए कोई भी चीज़, ये वही है, पर यहाँ देखो कंस्ट्रक्शन है, हमें यहाँ पे रीजनेबल मतलब बनाना है, किसी चीज़ का मतलब निकालना नहीं है, ठीक है। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में आएगा, इंटरप्रिटेशन आएगा तो नॉर्मल पढ़ो, वैसे तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ही आता है, तो मतलब बनाना है उसका। अब यहाँ देखो मीनिंगफुल और सेंसिबल मतलब बनाना है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। अगर हमें किसी भी चीज़ के दो इंटरप्रिटेशन निकल गए, वही चीज़ बताई थी मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में, किसी भी चीज़ के दो मतलब निकल रहे हैं, तो एक कोई भी देखो अगर किसी चीज़ के दो मतलब निकल रहे हैं, पहला तो वेग हो, ठीक है, और दूसरा हो प्रिसाइज, एंड देन सेकंड वन विल बी फॉलोड। अगर मानो हमारे पास कोई भी दो चीज़ मिली है और दो में से कोई भी एक चीज़ बेटर हमें लग रही है कि भाई ये बेटर है, एक तो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है, एक है प्रिसाइज सिंपल सा छोटा सा, तो प्रिसाइज वाला सिंपल सा ही फॉलो करेंगे हम, ताकि वो सबको समझ आ जाए और उसके बिहाफ पे डिसीजन लिया जाए, ठीक है। ये पॉइंट था, ठीक है। अब हम इसके अंदर चलते हैं, मीनिंग के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, लीगल मैगज़ीम। अब देखो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का जो लीगल मैगज़ीम है ना, वो इस तरीके से है, ये वन ऑफ द मैगज़ीम भी है और एक हिसाब से प्रिंसिपल भी है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऊत रेस मैगिस वलियत क्वाम परीत। अब ये अकेला रीजनेबल ऐसा है जिसमें परीत है, ठीक है, PAREAT। तो इस वाले से तुम्हें रीजनेबल भाई याद रखना है कि ये इसके लिए है। अब इससे रिलेटेड क्या मतलब बनता है, विच मीन्स इट इज़ बेटर टू गिव अफेक्ट अ थिंग देन टू डिक्लेयर इट वर्ड, ठीक है। अगर हमें किसी भी चीज़ का मतलब मान लो समझ नहीं आ रहा और उसको वर्ड डिक्लेयर करने के बजाय उसको मतलब निकालो, मतलब वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। एवरी लॉ इज़ ड्राफ्टेड विद द पर्पस इन माइंड, ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है, हर एक लॉ इसीलिए ही बने, पर्पस डिफाइन करके ही दिमाग में कि भाई इसका क्या मतलब होगा। बट इफ़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द लॉ डिफीट्स द पर्पस ऑफ द स्टैट्यूट, अगर जो सिंपल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है लॉ का, वो डिफीट करे पर्पस को, ठीक है, कि इसका क्या महत्व था। अगर मान लो हम कोई चीज़ सिंपली समझ रहे हैं पर उसका पर्पस तो ये नहीं है, द लॉ शुड बी अंडरस्टूड कीपिंग इन माइंड इंटेंशन विद विच द लॉ वॉज ड्राफ्टेड। तो हमें ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा भाई कि किस इंटेंशन से ये लॉ बनाया, ड्राफ्ट किया गया, उस हिसाब से हम लोग इसका मतलब समझेंगे। द जजेस शुड गिव द इंटरप्रिटेशन टू द लॉ विच गिव्स इफेक्ट टू द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर।
ठीक है, अब इसमें अगले में आते हैं। हम लोगों ने इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आ सकता है एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चंस में, छोटे नंबर्स के क्वेश्चंस में, पर याद रखना क्योंकि हम मीनिंगफुल और सेंसिबल चीज़ें निकालनी है। उसके बाद मैंने ये 2 चीज़ लिखी हैं। अगर 2 इंटरप्रिटेशन है, एक वेग है, वेगी, और एक है प्रिसाइज, तो उसमें से जो भी हमें ढंग का लग रहा है हम वही चुनेंगे, प्रिसाइज ही चुनेंगे। अब इसमें एक केस है तीरथ सिंह वर्सेस बचित्तर सिंह। ठीक है, रीजनेबल में तीरथ वर्सेस बचित्तर सिंह है। द कोर्ट स्टेटेड दैट द लैंग्वेज ऑफ स्टेटेड लीड्स टू एब्सर्डिटी और इनजस्टिस देन द कंस्ट्रक्शन में बी पुट अपॉन। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात की गई है। अब ये देखो 2 बंदे हैं, ठीक है, तीरथ और बचित्तर सिंह। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि जो लैंग्वेज है ना स्टैट्यूट का, वो एब्सर्डिटी और इनजस्टिस दे रहा है भाई। जो हम मतलब समझ रहे हैं उसका, जो लैंग्वेज है स्टैट्यूट की, वो एब्सर्डिटी और इनजस्टिस कर रहा है। तो क्या होगा, देन अ कंस्ट्रक्शन में भी पुट, तो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा यहाँ पे अपॉन इट विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द स्टैट्यूट, जिसकी वजह से क्या है, जो स्टैट्यूट में वर्ड है ना उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसका मतलब उसका जो मतलब है मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन की बात है तो मॉडिफाई वाली चीज़ याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम मीनिंग को चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें वो पहले वाला मतलब जो है बेकार लग रहा हो, या वो इनजस्टिस क्रिएट कर रहा हो, या एब्सर्डिटी क्रिएट कर रहा हो, तो ठीक है। अब यहाँ देखो पर्पसिव कंस्ट्रक्शन है, ये तीरथनाथ और बचित्तर वाला है, याद रखना, तीरथनाथ और बचित्तर वाला है। अगला है पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, सिंपल सी चीज़ है, पर्पस वाली चीज़ है। द मिस्चीफ रूल इज़ द फाउंडेशन फॉर दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखा मैंने कहा था मिस्चीफ के 3 नाम है, बेनिफिशियल भी और पर्पसिव भी, तो यहाँ पे यही है, ये भी फाउंडेशन है, मतलब मिस्चीफ रूल ही फाउंडेशन है इस कंस्ट्रक्शन का। तो दिस रूल इंटरप्रेट्स लॉ, ये रूल भी लॉ को इंटरप्रेट करता है। ऑब्वियसली सारे रूल ही लॉ को ही इंटरप्रेट करने के लिए बने हुए हैं। कीपिंग इन माइंड द इंटेंट फॉर विच इट वॉज इनेक्टेड, इसमें भी इंटेंट को ही ध्यान रखना भाई कि किस वजह से बना था। अब मिस्चीफ में भी यही था ना, मिस्चीफ पता करना उसका, और उसमें क्या डिफेक्ट था, ये सारा कुछ, और फिर ये पता करना कि क्यों बनाया था, कब बनाया था, क्या कमी रह गई थी, वो 4 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करवाऊंगी इस वाले टॉपिक के एंड में, तो वो 4 क्वेश्चंस याद रखना। मिस्चीफ रूल इंपॉर्टेंट है भाई, मिस्चीफ, बेनिफिशियल, पर्पसिव। इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये वो इंटरप्रिटेशन का है जिसमें एक्सटर्नल एड्स सच एज, अच्छा ये भी इंटरप्रिटेशन की वजह जिसमें एक्सटर्नल एड्स आते हैं। एक्सटर्नल एड्स पढ़ें, स्टार्टिंग में था सिलेबस में इंटरनल एक्सटर्नल एड्स। ठीक है, इंटरनल एड्स अपना प्रियम्बल वगैरह हो गया, जो भी हमें इंटरनली चीज़ें समझ आ रही हैं। एक्सटर्नल एड्स हो गया अपना पार्लियामेंट्री डिस्कशन हो गया, डिक्शनरी हो गया, वो सारे एक्सटर्नल एड होते हैं जिनसे हम मतलब समझते हैं। तो ये एक हिसाब से पर्पसिव कंस्ट्रक्शन भी जो है एक्सटर्नल एड्स हैं, जैसे कि यस कमेंट्रीज, जैसे कि किसी भी चीज़ पे कमेंट्स लिखे हों, पार्लियामेंट्री डिबेट्स हों। ठीक है, उसके हिसाब से हम मान लो किसी रूल के ऊपर कभी पार्लियामेंट्री डिबेट हुआ हो तो हम उससे ये चीज़ समझेंगे, उसकी हिस्ट्री निकाल कर, या कोई हिस्ट्री हो पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, यस एटसेट्रा आर यूज। तो ये पर्पसिव कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे हम लोगों को पर्पस पता चलता है इसका क्या पर्पस था। अब पर्पस कोई भी रूल तब बनता है जब सारी डिस्कशन वगैरह हो पार्लियामेंट में, तो वो सब हम देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, पर्पसिव के बाद हम लोग आगे चलने वाले हैं हारमोनियस इंटरप्रिटेशन। देखो हारमोनियस इंटरप्रिटेशन बहुत इजी है, और यहाँ पे आपको 2 तीर याद रखने हैं, 2 तीर बोले तो इस तरह के निशान। इससे मेरे को याद रहेगा क्योंकि मैंने इसके लिए स्पेशली एक वीडियो भी देखी, जिसकी वजह से मेरे को भी ये याद रहेगा कि हारमोनियस इंटरप्रिटेशन जो है क्या कहना चाह रहा है, क्या कहता है। अब इसमें ये चीज़ है कि हारमोनियस इंटरप्रिटेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो किसी भी चीज़ के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसका सेम ही मीनिंग चले, मतलब जो भी उसका पूरा पढ़ के, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ के सेम मीनिंग आ रहा है तो हम उसके साथ चलेंगे। अगर डिफरेंट मीनिंग आ रहे हैं, ठीक है, तो हम सेम के साथ ही जाएंगे ऑब्वियसली। अब देखो इसमें एक केस था जिसमें क्या था, केस का नाम नहीं लिखा मैंने, बहुत ही अजीब बात है। चलो, एक केस था जिसमें 2 सेक्शंस की बात की गई थी, एक तो 13 का 2 और 368। ठीक है, और इसमें क्या था कि 13 के सेकंड में भी बताया गया था कि जो पार्लियामेंट है कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी वाला केस था, मैंने नाम नहीं लिखा तो मैं रहने ही देती हूँ, फालतू में रटवाऊँ। तो ओके, तो 3 के 2 में कहा गया था पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है,
अब 368 में क्या किया था, पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट मतलब इसमें लिखा था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, पर हमें असली बात पता है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, हाँ, बट वो बेसिक राइट से या बेसिक बात से छेड़छाड़ नहीं कर सकती, बेसिक सी चीज़ें वही रहेंगी, बाकी कुछ ऊपर नीचे करना है तो कर ले, ठीक है। बट कोर्ट विद हारमोनियस इंटरप्रिटेशन, बट हारमोनियस इंटरप्रिटेशन से क्या बोला कोर्ट ने, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ले आए थे, बेसिक स्ट्रक्चर वाली पता है ना चीज़ कि बेसिक रूल्स है, बेसिक जो राइट्स हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं होगी। हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम का ये, जब उसने अप्लाई कर दिया था, अरेस्ट करवा दिया था सबको, तो होल्ड करवा दिए थे ना फंडामेंटल राइट्स वगैरह सबके। ओके, दिस रूल इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर टू स्टैट्यूट्स, ये रूल तब यूज़ होता है व्हेन देयर आर टू स्टैट्यूट्स, दो को याद रखना, दो स्टैट्यूट्स और पार्ट ऑफ स्टैट्यूट हैव अ कन्फ्लिक्ट, या फिर उनमें कन्फ्लिक्ट हो, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन विच इज़ कंसिस्टेंट विद ऑल द प्रोविजंस, जो भी मतलब हम लोगों ने निकाला है, इंटरप्रिटेशन निकाला है जो कि कंसिस्टेंट है विद ऑल द प्रोविजंस एंड ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर विल बी अडॉप्टेड। सारे ही रूल में, सारे इंटरप्रिटेशन में ये लाइन अप्लीकेबल होती है कि कोई भी इंटरप्रिटेशन जो कि कंसिस्टेंट है, ठीक है, जो कि माहौल बना के रख रही है सारे प्रोविज़न के हिसाब से जो भी बात हुई है सारा कुछ, एंड ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द इंटेंट भी संभाल रही है लेजिस्लेचर का, लिखने वाले का, वही अडॉप्ट किया जाएगा। अब क्या है, एक कंस्ट्रक्शन, अ कंस्ट्रक्शन विच लीड्स टू रिपेग्नेंसी। अब अगली बात देखो, कोई भी कंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी इंटरप्रिटेशन हो गया, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन अलग अलग हैं वैसे, पर लगभग रिलेट करते हैं। अ कंस्ट्रक्शन जो कि लीड करे, जो कि मतलब ये बनाए, रिपेग्नेंसी मतलब ये भी कोई कन्फ्यूज़न, शुड नॉट बी यूज फॉर द स्टैट्यूट, शुड बी रीड एज होल, ठीक है। तो उसके बेस पे क्या आएगा, तो ऐसे टाइम पे अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन रिपेग्नेंसी क्रिएट कर देती है, उस केस में क्या होगा, तो स्टैट्यूट है पूरा पढ़ना पड़ेगा ताकि हम उसके कॉन्टेक्स्ट को समझें और फिर हम उसमें कुछ चेंज कर पाएँ, किसी के मतलब को बदल पाएँ, जैसे कि अभी रीज़नेबल में था, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, फीचर, खुद का लिखा हुआ नहीं पढ़ा जाता कई बार मुझसे। फीचर की बात करें हारमोनियस में, हारमोनियस भी इम्पॉर्टेंट है और मैंने देखा है कि आए हुए हैं ये, बस 20-20 नंबर में ना आ जाए। चलो फीचर की बात करें, द गोल शुड बी टू मेक लॉ होल एंड कंसिस्टेंट। अच्छा, इसमें गोल क्या है कि जो लॉ है सारा का सारा बने और कंसिस्टेंट रहे, मतलब माहौल बना के रखे, ठीक है, होल एंड कंसिस्टेंट। 2 और मोर स्टैट्यूट्स कैन बी हार्मोनाइज्ड बाय दिस रूल। इससे क्या है, 2 और 2 से ज़्यादा स्टैट्यूट्स हैं उसको हार्मोनाइज किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई एक स्टैट्यूट की बात नहीं हो रही है, एक कन्फ्लिक्ट की बात नहीं हो रही, इसमें स्टैट्यूट की ही बात हो रही है, मल्टीपल स्टैट्यूट, या हमें मल्टीपल स्टैट्यूट का इंटरप्रिटेट किया और उनमें ये भाई कन्फ्यूज़न है या कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो उसको हम हार्मोनाइज रूल से सेट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोविज़न ऑफ वन स्टैट्यूट कैन बी डिफीट द यूज़ ऑफ अदर स्टैट्यूट। देखो इसमें एक और चीज़, इसमें क्या है, मेजर रूल भी या फीचर भी, कि कोई भी एक स्टैट्यूट का प्रोविज़न है, ठीक है, मान लो कोई एक रूल के बारे में हमने कोई लाइन डाल दी, लिखी थी अंदर, वो डिफीट नहीं कर सकती अदर स्टैट्यूट के यूज़ को, समझ गए। मान लो कि हमारे पास एक सेक्शन है और हमारे पास दूसरे सेक्शन में भी कन्फ्यूज़न है, ठीक है, पर ये मान लो अगर हमें एक को समझना है, एक क्लियर हो रहा है, ये दूसरे को डिफीट नहीं करती होनी चाहिए हमारे मतलब की वजह से। मान लो हमने इसका जो मतलब समझा, जो समझाना चाह रहा है वो तो बात अलग है, पर हमने जो इसका मतलब समझा उसकी वजह से दूसरा डिफीट हो रहा है, ख़राब हो रहा है या वॉइड हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे कुछ सोच के बनाए हैं, सबको उसमें रखना है हम लोगों ने इक्वालिटी में, पर दूसरा ख़राब भी ना हो पर इसकी भी इम्पोर्टेंस बनी रहे, इस हिसाब से यूज़ करना है। तो अ कंस्ट्रक्शन विच रिड्यूस वन पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट, कोई भी एक कंस्ट्रक्शन, मान लो हमने कोई भी रूल बनाया, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं हम लोग, उसका कंप्लीट मीनिंग ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, अ कंस्ट्रक्शन जो कि रिड्यूस करें, जो कम कर दे वन पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट टू नथिंग, मतलब नल कर दे पहला वाला पार्ट, इज़ नॉट कंसिडर्ड एज हारमोनियस, ठीक है। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टैट्यूट को रीड आउट कर रहे हैं तो उनमें से एक भी नल और वर्ड नहीं होना चाहिए, तीनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रहनी चाहिए। अब इसमें केस लॉ करेंगे, इसके केस लॉ हमें याद रहने चाहिए 1-2 तो, ठीक है। एक आध तो क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है कि केस लॉ डिफाइन करो, कई बार 2 केसेस भी आ जाए तो, या भूल जाओ तो वो देख लो।
अच्छा, हारमोनियस याद रहेंगे, मैं बताती हूँ कैसे हारमोनियस रहेंगे इनके। ये देखो बंगाली वाऊ, राज कृष्णा बोस, कृष्णा है KRUSHNA, ठीक है। राज कृष्णा बोस वर्सेस विनोद कनुंगो। कनुंगो मेरे ख्याल से एक डेजिग्नेशन भी है, चलो व्हाटएवर। तो दो नेम है, राज कृष्णा बोस वर्सेस विनोद कनुंगो। अब इसमें क्या है, इसमें कोर्ट ने बोला था कि जब भी पॉसिबल हो, टू कन्फ्लिक्टेड प्रोविजंस कैन नॉट बी कंडक्टेड इन अ वे दैट दे हार्मोनाइज। इसमें कोर्ट ने कहा है कि जब भी पॉसिबल हो, मतलब जब भी ऐसा माहौल बन जाए कि तुम्हें हारमोनियस यूज़ करना है, ठीक है, जब भी पॉसिबल हो तुम ऐसे सिचुएशन में आ जाओ, तो जो दो कन्फ्लिक्टेड प्रोविजंस है ना, दो स्टैट्यूट या दो से ज़्यादा स्टैट्यूट, जो भी उनके अंदर के प्रोविजंस है, शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन अ वे, वो उस हिसाब से ही कंस्ट्रक्ट करो दैट दे हारमोनाइज, कि वो हारमोनाइज करने चाहिए। हारमोनाइज मतलब मेल मिलाप रहना चाहिए, हारमनी रहनी चाहिए, ठीक है, धुन में रहनी चाहिए, राइट। अब अगला है इसका TMA पाई फाउंडेशन, ये है पाई PAI TMA, कृष्णा राज कृष्णा बोस वर्सेस विनोद कनुंगो, ठीक है। अगला है TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, याद रहे तो ठीक है, अंदर याद रह जाएगा आपको, समान नाम पता नहीं मुझे याद रहेंगे नहीं रहेंगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आर्टिकल 9, 29 और 30 से रिलेटेड, ठीक है, इनमें इनको दिक्कत थी 29, 30 से रिलेटेड। इसमें क्या बताया, द लॉ कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन, कि जो लॉ है वो अकेला नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, हमेशा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होता है। द रूल कैन नॉट बी यूज एज इफ़ इट रेंडर वन ऑफ द लॉ रिडंडेंट। देखो अगली चीज़, इसमें भी वही चीज़ समझाई है बट केस लॉ से समझाई है, ठीक है। पहली चीज़ तो वो अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि हम हार्मोनाइज की बात कर रहे हैं, हार्मोनाइज में दो या दो से ज़्यादा वाली बात है, तो आइसोलेशन वाली चीज़ नहीं है अकेले लॉ की। द रूल कैन नॉट बी यूज, रूल यूज़ नहीं हो सकता अगर ये रेंडर कर दे वन ऑफ द लॉ रिडंडेंट, ठीक है, एक किसी लॉ को ज़ीरो कर दे या फिर नल कर दे या उसका महत्व ख़त्म कर दे, ठीक है। कैन नॉट डिफीट द यूज़ ऑफ अदर लॉ, सेम वाली चीज़ पर इस लाइन में, इफ़ इट रेंडर वन ऑफ द लॉ रिडंडेंट। अगला तीसरा CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क कैरियर्स, ये शायद याद रह जाए, हिंदुस्तान बल्क कैरियर वाला CIT। रूल 2 और 3 और 1, 3 रूल दिए गए इसमें, तीनों इंपॉर्टेंट थे, मैंने पढ़ के ही लिखे हैं, ज़रूरी है, बताती हूँ। द कोर्ट शुड अवॉइड अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोविज़न, ये तो सब में ही ज़रूरी है, प्रोविज़नों के बीच में कन्फ्लिक्ट अवॉइड करे, रूल पहला था। द प्रोविज़न शुड बी इंटरप्रेट इन अ, तो जो प्रोविज़न है शुड भी इस तरह इंटरप्रेट होना चाहिए ताकि वो हारमोनी क्रिएट करे, बिल्कुल पहले वाली चीज़, ठीक है, जैसे इस वाले में था राज कृष्णा बोस में। दूसरा रूल है द प्रोविज़न ऑफ वन सेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफीट द प्रोविज़न ऑफ द अदर सेक्शन, ठीक है, तीनों में सेम चीज़ बात बोली गई है। अगला है द कोर्ट मस्ट कीप इन माइंड दैट इफ कंस्ट्रक्शन मेक्स द अदर स्टेटेड मीनिंगलेस और दैट इज़ नॉट हार्मोनाइज, कि भाई कोई भी आपने कंस्ट्रक्शन की है जो कि अगले स्टेट्यूट को अदर स्टेट्यूट को मीनिंगलेस बना दे, तो ये जो है हार्मोनाइज नहीं है, ये आपने कुछ और ही कर दिया, ठीक है। हार्मोनाइज में ऐसा ही होता है कि आप उसका दूसरे वाले का महत्व नहीं ख़राब करोगे भाई। अब देखो हम लोग बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये सब हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ना लगे तो आप छोड़ सकते हो। बेनिफिशियल भी उसी का ही पार्ट है, मिसचीफ का, ठीक है, हेडेंस रूल का। तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में क्या है, देयर आर सम लॉज विच आर स्पेशली मेड फॉर बेनिफिट ऑफ सम पीपल, बेनिफिशियल है तो बेनिफिट के लिए बने, जैसे मैंने बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और अदर सोशो इकोनॉमिक लेजिस्लेशन। अब बेनिफिशियल के साथ इंटरप्रिटेशन ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब को चेंज करने की बात हो रही है या फिर इस तरीके से समझने की जिसमें हम कुछ चेंजेस कर पाएँ। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन स्टेट्स दैट व्हेन देयर आर टू मीनिंग ऑफ द लॉ, जब दो मतलब हो किसी लॉ के और वन मीनिंग गिव्स द बेनिफिट और अदर टेक्स इट अवे, जब एक का मतलब हमें बेनिफिट दे और दूसरा बेनिफिट ख़राब करें, ठीक है, द मीनिंग विच ग्रांट द बेनिफिट शुड बी एक्सेप्टेड, ऑब्वियसली वही एक्सेप्ट होगा जिससे मतलब बन रहा है, ठीक है, और रीजनेबल भी यही कह रहा था।
और पर बेनिफिशियल है, वैसे एग्ज़ाम में नहीं वाला आने वाला इस नाम से। अब देखो अगर इसके केस लॉ की बात करें, अगर मतलब इसको समझाने के तरीके से बात करूँ तो मैं बताती हूँ। हिंदुस्तान लीवर यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, भाई यूनिलीवर पढ़ना है तो वैसे मत पढ़ना इसको। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वर्सेस अशोक विष्णु केट। ओके चलो, द कोर्ट स्टेटेड दैट व्हेन अ लॉ इज इनेक्टेड फॉर सोशल वेलफेयर, कोर्ट कह रहा है भाई जब कोई भी लॉ सोशल वेलफेयर के लिए बना है ना, तो जो कंस्ट्रक्शन है विच एक्सटेंड द इंटेंडेड बेनिफिट टू द पीपल शुड बी मेड। तो जो अगर मान लो इसका कोई आप कंस्ट्रक्शन भी करोगे, किसी का इंटरप्रिटेशन की जगह उसका पूरा मतलब ही मान लो किसी चीज़ की चेंज करो, तो वो भी इंटेंडेड बेनिफिट ही होना चाहिए टू द पीपल, ठीक है, क्योंकि हम बेनिफिशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड वर्सेस अशोक विष्णु के। अब एक और केस लॉ पढ़ लेते हैं, नूर सबा खातून मोहम्मद कसीम, ठीक है, एक ही मोमडन सा केस आया है, तो वो बेनिफिशियल में है, ये एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं वैसे तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं इनके में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रोविज़न फॉर मेंटेनेंस अंडर आर्म। अब देखो बेनिफिशियल मेंटेनेंस वाला भी था कहीं ना कहीं, यहाँ हम ऐड कर सकते थे यहाँ पे। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रोविज़न है मेंटेनेंस का अंडर 125 ऑफ CPC एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन 2 साल के तक के या उससे नीचे के एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नो लेजिस्लेशन विच इज़ पास सब्सिक्वेंट टू इट इफेक्ट द प्रोविज़न। अच्छा देखो ये सारी चीज़ें जो भी दोनों रूल थे दोनों के इंडिपेंडेंट है, मतलब मेंटेनेंस अलग है और मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन अंडर 2 दोनों चीज़ें इंडिपेंडेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नो लेजिस्लेशन विच इज़ पास सब्सिक्वेंट टू इट कैन बी इफेक्ट द प्रोविज़न। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी लेजिस्लेशन पास हुआ है या होगा, इन दोनों को इफेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नहीं समझ आया तो मारो गोली, ये नहीं आएगा, आया तो समझ आ गई है इतना इसके साथ। अब अगला हर एक चीज़ के एक्सेप्शन है, इसका भी मैंने लिख दिया था, ये हिंड्रेंस रिमूव करता है, वैसे सारे ही यही कर रहे हैं। अगर आपको पेजेस और भरने हैं तो आप एक्सेप्शंस वगैरह लिख सकते हो इनके, रिमूव हिंड्रेंसेस सो दैट स्मूथली इंटरप्रिटेशन हो जाए, ठीक है। एग्जांपल के लिए मे शैल एंड और IAS, देखो यहाँ पे कई जगह एग्जांपल में आप लगा सकते हो मे शैल एंड और वाला, ठीक है। मैं आपको पता है मैं मर्ज़ी वाला होता है, शैल ओब्लिगेटरी होता है, ठीक है, आपको करना पड़ेगा, यू शैल डू इट, यू शैल वेकअप, जो भी है। एंड और ठीक है, और में चॉइसेस आती है, एंड में होता है चॉइसेस नो चॉइसेस। अब अगले मैंने सेकेंडरी रूल बनाया, ये मैं बताती हूँ अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो गया बहुत बड़ी, मैं सबका मतलब समझाती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको लग रहा है मतलब समझ आ गया या मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है भाई, तो प्लीज़ कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैंने भी तैयारी की है कल तक और अब कल एग्ज़ाम है, तो मैंने सोचा था सबको भी समझाऊँ, वीडियो बनाऊँ अच्छी, ताकि रीच भी बढ़े और कमाई शुरू हो। ओके बाय।